लास्ट में कल हमने हेडिंग आपको बताया था, शायद लास्ट हेडिंग, क्या भविष्य में आपातकाल का दुरुपयोग हो सकता है। ये ऐसा एग्जाम्पल है जिससे हम फिर तथ्य को फिर कॉन्सेप्ट में चेंज कर देंगे। यानी हमारे लिए तो इमरजेंसी के प्रोविज़न ऐसे लगते हैं जैसे कि सारे फैक्चुअल हैं, लेकिन कैसे हम फैक्ट को कॉन्सेप्ट में चेंज कर देते हैं, उसमें ये बड़ा एग्जाम्पल है कि तो हम दो दो तीन पॉइंट आपको याद दिला दें कि आपातकाल का मिसयूज़ क्यों नहीं किया जा सकता। उसके दो तीन फैक्टर हैं। यानी कैसे, पहला पहला हेडिंग है वाई द प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी कांट बी मिस यूज्ड। आप देखेंगे इसके माध्यम से फिर हम कई तथ्य को आपको बता देंगे। तो ये तरीका है कि क्योंकि देखने में जो चीज़ ऑब्जेक्टिव लगती है उसको भी हम बाकायदा विचारात्मक बना सकते हैं। तो पहला जो है, क्यों आपातकाल का मिसयूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि इंदिरा गांधी ने मिसयूज़ किया था 75 में। उसके पहले इसका मिसयूज़ कभी नहीं हुआ, बट इट वाज फर्स्ट ओकेजन इन जून 1975 व्हेन इट वाज मिसयूज्ड। तो आपातकाल का मिसयूज़ क्यों नहीं हो सकता, पहला पॉइंट। पहला, जनता पार्टी सरकार के द्वारा आपातकाल जनता पार्टी सरकार के द्वारा आपातकाल के अनुमोदन के लिए विशेष बहुमत का प्रावधान कर दिया। विशेष बहुमत का प्रावधान कर दिया। The provision of a special majority was incorporated in Constitution by the 44th Amendment by the जनता पार्टी गवर्नमेंट। तो विशेष बहुमत का प्रावधान कर दिया तथा आपातकाल को समाप्त करने की शक्ति लोकसभा को भी प्रदान कर दी गई। आपातकाल को समाप्त करने की शक्ति लोकसभा को भी प्रदान कर दी गई। ये 44th अमेंडमेंट से हुआ। यानी हमारे यहाँ आपातकाल कैसे खत्म हो सकता है, इसके तीन कंडीशन है। या तो पार्लियामेंट से अप्रूवल ना हो पाए, हाउ इवन नेशनल इमरजेंसी कैन केम टू एन एंड। तो फर्स्ट, व्हेन पार्लियामेंट फेल टू अप्रूव द नेशनल इमरजेंसी, पहला पॉइंट है। दूसरा, राष्ट्रपति जब चाहे इसे वापस ले ले। लेकिन तीसरा प्रोविजन जो जनता पार्टी सरकार ने किया, अब हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल को खत्म करने की शक्ति लोकसभा को दे दी गई, क्योंकि कार्यपालिका पर बाकायदा नियंत्रण बना रहे, तो इसमें लोकसभा को शक्तियां दे दी गई। और लोकसभा इसे कैसे खत्म कर सकती है कि लोकसभा कभी भी ये मांग कर सकती है, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की 1/10, 1/10 ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य अगर ये मांग करते हैं राष्ट्रपति या स्पीकर से। राष्ट्रपति का मतलब जब हाउस सेशन में है, जब हाउस सेशन में नहीं है तो सेशन बुलाया जाए। स्पीकर का मतलब है व्हेन हाउस इज इन सेशन, जब सदन सत्र में है तो स्पीकर से मांग करेंगे, तो 1/10 होने चाहिए। उसके बाद स्पीकर या राष्ट्रपति, अगर सदन में सत्र नहीं है तो राष्ट्रपति इसकी बैठक बुलाएगा। उसके बाद प्रस्ताव लाया जाएगा और ये प्रस्ताव सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। यानी इमरजेंसी को आगे बढ़ाने के लिए विशेष बहुमत चाहिए और समाप्त करने के लिए सामान्य बहुमत। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विच इज इवन अ काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन ओवर द इमरजेंसी इन द डेज टू कम। आने वाले समय में आपातकाल का पहला प्रावधान है संवैधानिक। अब बार बार ये बात जानते हैं कि मेंस में जब भी हमें ऑप्शन पूछा था क्यों नहीं हो सकता,
हम बहुत सारे विकल्प लेकर आते हैं, एक विकल्प नहीं। आंसर शुड ऑलवेज मल्टी डायमेंशनल। तो पहला हमने आर्गुमेंट दिया कॉन्स्टिट्यूशनल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट है। तो कल हमने जो फैक्ट आपको देखे थे कि जनता पार्टी सरकार ने इतने प्रोविजन टफ कर दिए हैं कि नाउ द मिसयूज ऑफ 352 इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इसका मिसयूज नहीं हो सकता। तो पहला रीजन है कॉन्स्टिट्यूशनल। अब देखेंगे इसी बहाने मैंने आपको तथ्य बता दिया, ये हमारे लिए फैक्ट है, इन हमने फैक्ट को कॉन्सेप्ट में चेंज कर दिया कि नहीं, आपातकाल का लोकसभा भी आपातकाल को समाप्त कर सकती है, बाकी किसी इमरजेंसी के प्रोविजन को लोकसभा को खत्म करने की बात नहीं है। और फिर आप देखेंगे कैसे लोकसभा यहाँ पिक्चर में आ गई। अगर आपातकाल घोषणा कार्यपालिका की शक्ति है, प्रेसिडेंट का पावर है, तो उसको हटाने की शक्ति भी प्रेसिडेंट को ही होनी चाहिए। दैट इज अ प्रोविजन विच हैज इनकॉर्पोरेटेड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद हमने ये ब्रेक लगा दिया है। और आप जानते हैं आपातकाल को समाप्त करने का इतना सिंपल प्रोसीजर है, इसलिए अब ये मिसयूज करना कठिन है। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट है, दूसरा जुडिशियल आर्गुमेंट हम देंगे। तो देन वी क्लासीफाई। लिखने का एक ही तरीका है, चाहे जीएस आप लिखते हो, विषय लिखते हो, आप में क्लासिफिकेशन की कैपेबिलिटी हमेशा होनी चाहिए। और आपको याद दिला दें, यही तरीका इंटरव्यू के लिए भी काम करता है। अगर आपने विषय को, सब विषय को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, तो इंटरव्यू के लिए कभी भी आपको अलग से पढ़ने कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यकीन मानिए। इंटरव्यू में ज़्यादातर सवाल नए किस्म के होते हैं, तो आप उसको तुरंत क्लासीफाई कर लेते हैं, अच्छा ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है। वन डायमेंशनल एग्जाम का तो बेसिक अप्रोच एक ही जैसा होता है। अब अगला अप्रोच हमारा क्या होगा, जुडिशियल। अगला आर्गुमेंट, पहला कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा जुडिशियल आर्गुमेंट है। दूसरा आर्गुमेंट क्या है, अगला पॉइंट, जनता पार्टी सरकार के द्वारा जनता पार्टी सरकार के द्वारा 44th संविधान संशोधन से संविधान संशोधन से यह भी प्रावधान किया गया 44 संविधान संशोधन से यह भी प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का न्यायिक पुनरावलोकन होगा। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति का न्यायिक पुनरावलोकन होगा। Even by the 44th Amendment, the presidential proclamation of a national emergency is subject to judicial review. इस सब्जेक्ट टू इसका मतलब है कि संविधान में कहा गया ये प्रेसिडेंट सेटिस्फाई, अगर राष्ट्रपति को संतुष्ट लगती है तो आपातकाल घोषणा कर देगा। ये प्रेसिडेंट सेटिस्फाई, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि वो ऐसा होना चाहिए तो राष्ट्रपति जब आपातकाल घोषणा कर देगा, ये भी दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। इट मीन सेटिस्फैक्शन इज रियल और इट इज अ पॉलिटिकल। दूसरा मिसयूज हो गया तो आप मिसयूज नहीं कर सकते। अब देखिए ये हमारे लिए फैक्ट था, हमने इसको कॉन्सेप्ट में चेंज कर दिया कि राष्ट्रीय आपातकाल का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, नहीं हो सकता है। इट इज बोथ फैक्ट एज वेल एज कॉन्सेप्ट टू। थर्ड आर्गुमेंट है पॉलिटिकल, और आप जानते हैं डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल आर्गुमेंट इज मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि पॉलिटी में संविधान में कुछ लिखा हो न लिखा हो, लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी के बीच कंसेंसस है तो मामला अपने आप बन जाएगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आजकल आप बहुत नाम सुनते होंगे, इलेक्शन कमीशन में बताना भी है, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या संविधान में लिखा गया है? नहीं, ये संविधान में नहीं लिखा गया है। इट इज नीदर प्रोवाइडेड इन एनी स्टैच्यू मेड बाय द पार्लियामेंट। ये संसद की विधि में भी नहीं लिखा गया है। दैट इज एग्रीड प्रिंसिपल। ये राजनीतिक दलों के बीच आपसी एक सहमति बन गई है कि हम ऐसे ऐसे बातों का ध्यान रखेंगे। इसका मतलब है पॉलिटिकल कंसेंसस, पॉलिटिकल एग्रीमेंट इज मोस्ट फंडामेंटल इन डेमोक्रेसी। तो अगला आर्गुमेंट क्या है? पॉलिटिकल।
और कई बार आप ऐसे हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं, संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, जुडिशियल, पॉलिटिकल। और आप ये मत सोचिए कि हेडिंग वाइज हम आंसर नहीं लिख सकते, बिल्कुल आप लिख सकते हैं, बशर्ते आपका उत्तर टू दी पॉइंट हो, एनालिटिकल हो, मल्टी डायमेंशनल हो, एग्जामिनर हमेशा आपको मार्क्स देगा। तो ये कुछ बड़े मिसकंसेप्शन होते हैं, जैसे कोई 10 लोगों के लिखने के 10 तरीके होते हैं, कई कुछ लोग बता देंगे ना ना हेडिंग यूज करना ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं किसी ऐसे स्टूडेंट को भी जानता हूं जो हम पॉलिटिकल साइंस के तो नहीं थे और किसी विषय के थे, तो उन्होंने हेडिंग यूज करके बहुत अच्छे नंबर पाए थे। तो हमने कह दिया बस फंडामेंटल लिखने की विषय वस्तु अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, बाकी चीज आप तय करिए, पॉइंट में लिखिए। कुछ लोग कहते हैं पॉइंट में नहीं लिखना है, ऐसा नहीं हो सकता। आज की डेट में जीएस का उत्तर आप लिख के देखिए, बिना पॉइंट के आप जिस दिन 20 उत्तर आप लिख के पूरा पूरा कर दिए, मुझे बता दीजिए। फिर आप जब जीएस का उत्तर लिख के खुश होते हैं तो आपको ये पता नहीं कि आप उत्तर लिखने में 15 मिनट का समय ले रहे हैं। 15 मिनट के समय का मतलब पेपर 6 घंटे का होना चाहिए, 3 घंटे का होता है, 6 घंटे का होता है, और 15 मिनट में लिख के खूब खुश हो रहे हैं, अरे मार गुड़ मिल जा रहा है, तो फूल के कुप्पा हो गए दोस्तों ना। 6 घंटे का एग्जाम नहीं होता। इसे का कोई सजेस्ट कर रहा है कि आप लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, एक बार आप तो लिख के देख लो हम कैसे लिख सकते हैं, उसके बाद आप तय करिए। मैं नहीं कह रहा हूँ पॉइंट वाइज लिखिए, पैराग्राफ वाइज लिखिए, बशर्ते सारे सवाल पूरे तो कर जाइए। तो अगला आर्गुमेंट क्या है? पॉलिटिकल। अगला पॉइंट, व्हाट इज अ पॉलिटिकल आर्गुमेंट? पहला, इंदिरा गांधी के द्वारा आरोपित राष्ट्रीय आपातकाल, इंदिरा गांधी के द्वारा आरोपित राष्ट्रीय आपातकाल अत्यधिक अलोकप्रिय हो गया। इंदिरा गांधी के द्वारा आरोपित राष्ट्रीय आपातकाल अत्यधिक अलोकप्रिय हो गया और उन्हें चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा। इसलिए कोई भी राजनीतिक दल, इससे कोई भी राजनीतिक दल जनमत के विरुद्ध, कोई भी राजनीतिक दल जनमत के विरुद्ध कार्य करने का दुस्साहस नहीं करेगा। कोई भी राजनीतिक दल जनमत के विरुद्ध कार्य करने का दुस्साहस नहीं करेगा। अब आपको याद दिला दें, देखिए प्रॉब्लम यह है कि जब भी कांग्रेस ये कहती है कि मोदी तानाशाह बन रहे हैं, मोदी लोकतांत्रिक संस्थाओं का विनाश कर रहे हैं, तो राहुल गांधी को बात याद दिला दी जाती है कि अपने जरा दादी के कारनामों को एक बार देख लेना राहुल भैया, उसके बाद बोलना। उसके बाद राहुल गांधी कोई जवाब ही नहीं मिलता। इंदिरा गांधी ने कब, याद रखिए, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का मिस यूज किया था, उसके पहले वो देवी थी, दुर्गा थी, चामुंडा थी, और आपातकाल लगाते हो डाइन हो गई। आपातकाल के बाद तो ऐसा हुआ कि इंदिरा गांधी को लोगों ने रैलियों में दौड़ा लिया, उन्होंने कहा मार डाइन आई हुई है। कई जगह तो सभा नहीं करने पाई, और न केवल चुनाव हारी, आज तक कांग्रेस को ये अतीत हॉन्ट करता है। कांग्रेस के खिलाफ लोग कही देते हैं, और इसलिए जब विपक्षी दल आते हैं तो इमरजेंसी के लागू करने की बात को बड़े जोर शोर से मनाते हैं। वो कहते हैं कि लोकतंत्र का विनाश किया गया था, लोकतंत्र की हत्या की गई थी। तो कांग्रेस वाले ये आर्गुमेंट कभी नहीं दे सकते कि लोकतंत्र की हत्या की गई थी। इसलिए आप देखेंगे लोकतंत्र के खिलाफ जनमत बड़ा तगड़ा है। कोई संविधान को पलट देगा, लोकतंत्र को मिसयूज कर देगा, तो चुनाव में हारने की पूरी गारंटी रहेगी। तो कौन ये रिस्क लेगा अगली बार? इसलिए पॉलिटिकल आर्गुमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आज के ज़माने में तो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, 24/7 की मीडिया है। उस समय दूरदर्शन था। ये दूरदर्शन का भी ऐसा पॉलिटिकल यूज होता था जो आपको हैरान कर देगा। एक बार ये तय हुआ कि चौधरी चरण सिंह रामलीला मैदान में अपनी रैली करेंगे। उसी समय दूरदर्शन नया नया आया था और बॉबी फिल्म बड़ी सुपर डुपर हिट हुई थी। बॉबी फिल्म का पता, रणबीर कपूर के पिता की फिल्म थी,
जमाना हो गया, 200 हो गया। रणबीर कपूर के पिता कौन? ऋषि कपूर। ऋषि कपूर की यंग फिल्म आई थी और डिम्पल कपाड़िया का इंट्रोडक्शन हुआ था फिल्मी दुनिया में। और उसी बॉबी फिल्म को ये तय किया गया जिस दिन संडे को रैली थी, दूरदर्शन ने घोषित किया उसी दिन ये फिल्म टेलीकास्ट होगी। और फिल्म टेलीकास्ट करने का पर्पस था लोगों को रामलीला मैदान में जाने से रोका जाए। ये सब हथकंडे अपनाए जाते हैं पॉलिटिक्स में, और काफी हद तक सरकार सफल रही। लोगों ने बॉबी देखना पसंद किया बकाये कि धूप में रामलीला मैदान में जाने से। और दोस्तों एक एक से तो अपने आप में देखिए ये इतने सारे प्रोविजंस हैं, इन आधारों पे हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकली इवन जनमत या विल ऑफ द पीपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इन डेमोक्रेसी, एंड नो इलेक्टेड गवर्नमेंट विल एवर ट्राई टू गो अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल। इसीलिए अब इसका प्रयोग करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। हाँ, उपयोग तो हमेशा हो सकता है, उपयोग का प्रावधान नहीं है, लेकिन मिसयूज के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। तो ये अपने प्रोजेक्टेड हमने बात वाले कि ये आर्गुमेंट के आधार पर मैंने बता दिया। बाकी तो मैं इसे भविष्यवाणी तो कर नहीं सकते, होगा नहीं होगा, लेकिन इन ग्राउंड पे कहा जा सकता है कि देयर इज वेरी लेस चांस ऑफ द मिसयूज ऑफ आर्टिकल 352। तो ये हमने, अब जरा आपातकाल के कुछ अन्य प्रोविजन को बता दें। अगला, जब आपातकाल लगा हुआ था, संजय गांधी जो मंत्री भी नहीं थे, कांग्रेस के नेता थे, इंदिरा गांधी के पुत्र थे, इस वजह से उन्होंने एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एक्सरसाइज की थी। एकदम उसमें कुछ चीजें बड़ी अच्छी ली गई थी। और आपको याद दिला दें, आपातकाल को लागू करने में इंदिरा गांधी ने गलती की ही, उससे ज्यादा गलती तो विपक्ष ने भी की थी। गलतियां दोनों की थी। अब पार्टी वाइज गैर कांग्रेसी लोग मानते हैं कि नहीं, इंदिरा गांधी वॉज ओनली विलन, ऐसा नहीं था। विपक्ष लोग भी उतने ही उसके लिए उत्तरदायी थे, जिस वजह से हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल लग गया। और राष्ट्रीय आपातकाल 75 में जो लगा, आप देखिए विपक्षी समस्या कहाँ से आई। इंदिरा गांधी का कांग्रेस का लंबे समय से शासन था, तो विपक्ष इस बात को हजम नहीं कर पाता था। और ये हमारे भारतीय प्रवृत्ति में रही है, महागठबंधन। तो पहला विपक्ष का महागठबंधन इट वॉज अगेंस्ट इंदिरा गांधी, और वही राहुल गांधी है जो महागठबंधन के नेता बन रहे हैं। व्हाट अ चेंज इन पॉलिटिक्स। तो हम पार्टी सिस्टम इन सब बातों पर रहेंगे, पार्टी सिस्टम तो आगे पढ़ना ही है। और पार्टी सिस्टम सामान्यतः पार्टी सिस्टम पहले पढ़ाते हैं, इस बार हमने इसको लेट किया कि कुछ चुनाव आ गया है, तो मैं हर घटना को अपडेट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसको पोस्टपोन कर दिया, सबसे लास्ट में बताएंगे। तो कई बार घटनाक्रम इस तरीके से हम चेंज करते रहते हैं, भाई जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया उसको हम नीचे कर देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा, और हो सकता है चुनाव हो जाए तो और एक समीकरण आएगा। लेकिन महागठबंधन अपने आप में एक इंटरेस्टिंग टेंडेंसी बताता है। तो आप याद रखिए, आपातकाल लगने में विपक्षी दल उतने ही उत्तरदायी थे। क्यों उत्तरदायी थे? जब से देश आजाद हुआ, कांग्रेस का ही शासन, विपक्षी दलों को ऐसा लगा कि इनकी दुकानदारी चलेगी नहीं, ये सारे कांग्रेस खिलाफ आ गए। और कांग्रेस के खिलाफ आए और गुजरात से एक आंदोलन चला। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल और गैर कांग्रेसी दलों ने, चिमन भाई पटेल ने काम किया था कि जो कैंटीन की फीस थी थोड़ी बढ़ा दी थी, हॉस्टल की फीस थोड़ी बढ़ा दी, और थोड़ी बढ़ा दी तो लोगों को एक मौका मिल गया, छात्रों को भड़का दिया और नारा दे चिम्मन चोर चिम्मन चोर। चिम्मन चोर का मतलब चिमन भाई पटेल चोर है। और गुजरात का ये नवनिर्माण आंदोलन, गैर कांग्रेसी लोगों ने कहा भारत का नवनिर्माण होगा। मोरारजी भाई देसाई गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन लेकर आगे बढ़े, और ये नवनिर्माण आंदोलन पहुंच गया बिहार में। और बिहार में जैसे पहुंचा, वहां पे संपूर्ण क्रांति के आंदोलन के रूप में बदल गया, और जयप्रकाश नारायण इसके नेता हो गए। और जयप्रकाश नारायण स्टालवर्ड थे, ही वॉज ए सीनियर मोस्ट लीडर ऑफ इंडिया। और जो उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में, भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। नेहरू के दोस्त थे। इंदिरा गांधी को तो इंदू कहा करते थे। इंदिरा गांधी उनके सामने बच्ची थी। और हमारे यहाँ एक अजीब सी पॉलिटिक्स है, मॉरिस जॉन्स ने इस बात को कहा भी है कि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स ऑफ सेंटहुड चलती है, संतवादी पॉलिटिक्स, जो पूरी दुनिया के लोकतंत्र में कहीं नहीं है। भाई हमारे यहाँ जो भी लोकतंत्र में शासन में आता है वो सत्ता प्राप्त करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए, समाज की सेवा के लिए नहीं। लेकिन गांधी ने एक ऐसा आदर्श स्थापित कर दिया कि कई लोग उसके पीछे चलते हैं। जयप्रकाश नारायण उसी में एक थे, विनोबा भावे उसी में एक थे। जयप्रकाश नारायण का इज्जत इसलिए और बढ़ गई थी कि उन्होंने कोई पद नहीं लिया था। ये बड़ा आयरॉनिकल है कि जो भारत में पद नहीं लेता उसकी इज्जत ज्यादा हो जाती तुलनात्मक रूप में जो पद लेता है। त्याग में सुख है, पाने में सुख है, छोड़ने में।
और आजकल लोग पानी क्या कहा, आजकल की युवा जनरेशन इस बात को नहीं समझ पा रही है। और किसी को पानी करे तो एसिड का प्रयोग कर दिया, चक्कू का प्रयोग कर दिया। ये कौन सा तरीका है? ये सब गैर लोकतांत्रिक तरीके हैं, सब यूज होने चाहिए। तो आप याद रखिए, जयप्रकाश नारायण बिकम द स्टालवर्ट, और जयप्रकाश नारायण के हाथों में जब से मूवमेंट गया, जयप्रकाश नारायण ने कहा अब भारत में संपूर्ण क्रांति होगी। बाबा संपूर्ण क्रांति, ये कौन सी क्रांति होगी? जयप्रकाश नारायण ने कहा अब पहले 1947 में इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, हम आजाद तो हो गए लेकिन अभी भी सामाजिक बदलाव नहीं हुआ, आर्थिक बदलाव नहीं हुआ। अब गरीबी हटेगी, भ्रष्टाचार हटेगा। कितनी बार भ्रष्टाचार हटने की बात हुई दोस्तों? और याद रखिए, ईमानदारी हट गई है तय है, भ्रष्टाचार हटा नहीं हटा ये कहना डाउटफुल है। और जब इंदिरा गांधी ने पहले कहा था गरीबी हटेगी, लोग भावरे हो गए थे गरीबी हट जाएगी। आज तक गरीब हट गए, गरीबी नहीं हटी दोस्तों। तो अब जयप्रकाश नारायण का आंदोलन आगे बढ़ा और तब तक बीच में घटना हो गई। तब तक इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। देखिए, पहली गलती विपक्ष की थी और जयप्रकाश नारायण ने तो यहां तक कह दिया कि सेना सरकार की आज्ञा न पालन करे, पुलिस सरकार की आज्ञा का पालन करे। दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड। आप एक 25 साल का हमारा लोकतंत्र था और आप संस्थाओं के, देखिए कोई भी डेमोक्रेसी की इंस्टीट्यूशन पे हमला करेगा, दैट इज वेरी कॉन्सेप्चुअल। वो बात हमेशा हम हमेशा आलोचना करेंगे। भाई कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे हमला करे, जुडिशरी पे हमला करे, यूपीएससी पे हमला करे, इट इज अमाउंट टू अटैकिंग एंड डिस्ट्रॉइंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फिर तो आप हमारे पूरे संविधान के तंत्र पे हमला कर रहे हैं। और आप याद रखिए, राम राज्य से दुनिया चलती नहीं है। राम राज्य बहुत लोगों ने बनाने का प्रयास किया, तो विधि, संविधान और शासन व्यवस्था चाहिए। बिना व्यवस्था के आप समाज नहीं बना सकते। तो लोगों ने ऐसी बातें करनी शुरू कर दी, तो इसका मतलब विपक्षी दल अपने आप में रिस्पॉन्सिबल थे उसके लिए। लेकिन इंदिरा गांधी ने थोड़ी गलती कर दी। पहली गलती इधर से हुई, दूसरी गलती इंदिरा गांधी ने कर दी। हाँ, इंदिरा गांधी थोड़ा सा पावरफुल लीडर थी, पावर कंसंट्रेट करती थी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और संजय गांधी ने शक्ति का मिसयूज किया, शक्ति का दुरुपयोग किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को, जो रायबरेली से उन्होंने लड़ा था, उसको अवैध कर दिया। तो इंदिरा गांधी को 75 की बात थी, इंदिरा गांधी को अगला चुनाव करा लेना चाहिए था। इंदिरा गांधी ने चुनाव करने के बजाय आपातकाल लगा दिया। वैसे लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, तो सी वॉज नॉट बिहाइंड दैट, इट वॉज इन फैक्ट सिद्धार्थ शंकर, उस समय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, और संजय गांधी इसके पीछे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल थे आपातकाल लगाने के। और आपातकाल लग गया, इसलिए गलतियां दोनों तरफ से आई। गलतियां तो दोनों तरफ से हुई, एक ही तरफ से नहीं थी। दूसरी बात, आपातकाल में बहुत सारी नकारात्मक बातें हुई, पावर का बड़ा मिसयूज हुआ, लेकिन उसमें कुछ बातें बड़ी दीर्घकालिक रूप में ली गई थी। जैसे आप देखेंगे जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम, जिस शक्ति से जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम 75 में लाया गया, उस शक्ति अपनाई हमारे यहाँ 10 साल अपनाई गए होते थे, भारत आधी समस्याओं से छूट पा लेता, आधी समस्या हमारे पास आज ना होती। लेकिन नहीं, अब उसके बाद ऐसा उसका पॉलिटिसाइजेशन कर दिया गया पॉपुलेशन कंट्रोल को, कि उसके बाद किसी पार्टी ने पॉपुलेशन कंट्रोल करने कोई बात ही नहीं की। और अब देखेंगे, अब हम क्रिकेट टीम की तरह बच्चे पैदा करेंगे, उसके बाद क्या सरकार कुछ नहीं कर रही है? तुमने क्या किया? सरकार कुछ नहीं कर रही, अजीब सी बात है। इसलिए हमारे तो मूल कर्तव्य में जोड़ देना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रित करो, इट्स अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स। भाई जनसंख्या बढ़ा रहे हो यार, क्रिकेट टीम पैदा कर रहे हो, तो कहां से मामला? रिसोर्सेज नहीं है, पानी नहीं होगा, सड़क पर चलते हुए धक्के लगेंगे, हर जगह प्रॉब्लम आएगी। इसे गलतियां दोनों तरफ से हुई। और याद मानिए, संजय गांधी कुछ बड़े, देखिए कई बार डेमोक्रेसी में बड़े टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं। संजय गांधी ने कुछ बड़े अच्छे काम किए थे। जैसे दिल्ली में आप देखेंगे, दिल्ली दोस्तों ऐसी बस गई, दिल्ली आपको कैपिटल दिखती है क्या? इंडिया गेट के उस पर यह कैपिटल है। अवैध कॉलोनी, लैंड माफिया, ये टेंडेंसी 75 से बड़ी थी। संजय गांधी थे उस समय, जगमोहन आईएएस ऑफिसर थे, जगमोहन वाज कमिश्नर ऑफ एमसीडी। जगमोहन ने पूरी इन जो दिल्ली गेट की पूरी सड़क है उसको लोगों ने कब्जा कर रखा था। जगमोहन ने सीधे बुलडोजर लगाया, सरकार का सपोर्ट था, 2 मिनट में सड़क खड़ी करा दिया। लेकिन आज आप देखेंगे हर जगह अवैध बस्तियां, अवैध बस्तियां। आपको ऐसा लगता हो कि अवैध बस्तियों में केवल गरीब लोग रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बाकायदा लैंड माफिया उसको कंट्रोल करते हैं, किराए पे देते हैं, फिर उसको बेच के सरकार से पैसा ले लेंगे, या सरकार से कहेंगे हमें दूसरी मकान दीजिए, आगे हम लैंड छोड़ेंगे। और जरा सोच के देखिए, ऐसी आपने झुग्गी झोपड़ियाँ बना रखी हैं, भूकंप आए तो कितनी दिल्ली बचेगी? दिल्ली में 80% कॉलोनी अवैध है।
फायर हो गई तो वहाँ फायर ब्रिगेड जा नहीं सकती। ईश्वर के भरोसे चल रहा है दोस्तों। जिस दिन भूकंप आएगा और मीडिया 24 घंटे के लिए सनसनी पैदा करेगी, आधी दिल्ली तबाह हो जाएगी। ईश्वर न करे कभी आए नहीं, तो आप सोचिए कौन खतरे में है। आपने तो ऐसे बना दिया। इसे कुछ चीजें इमरजेंसी बहुत लॉन्ग टर्म में ली गई थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। उसके बाद तो बस लोक लुभान पॉलिटिक्स चलनी शुरू हो गई। तो बोथ वे रिस्पॉन्सिबल। ऐसा नहीं था केवल इंदिरा गांधी रिस्पॉन्सिबल थी। लेकिन अगला फिर फैक्ट पे आ जाए। अब जरा हम देखेंगे कि वित्तीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल हम देख लिए। अगला हेडिंग है वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपातकाल पहला लगाए कौन? प्रेसिडेंट। ए प्रेसिडेंट सेटिस्फाई, उद्घोषणा करेगा प्रेसिडेंट। लेकिन अब देखेंगे 352 से कंपेयर करके अब देखिए तो उसमें कैबिनेट की सलाह पे, यहाँ पे देयर इज नो नीड ऑफ द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट के सलाह की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह तो राष्ट्रपति लेता ही है। दैट इज अंडरस्टूड कि राष्ट्रपति कोई भी काम अकेले नहीं होता विथ एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये तो बात अंडरस्टूड है। अब सवाल है प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होता है तो ग्राउंड क्या है? व्हाट इज ए बेस? तो पहला, भारत की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, भारत का वित्तीय स्थायित्व खतरे में है। यानी प्रेसिडेंट किस बात पे सेटिस्फाई होगा? पहला, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इंडिया इज अंडर थ्रेट। भारत समूचे भारत का या भारत के एक भाग का वित्तीय स्थायित्व खतरे में है। अच्छा, ये भी आपको याद दिला दें, राष्ट्रीय आपातकाल पूरे भारत में लग सकता है, भारत के एक भाग में भी, एक भाग में भी। ठीक वैसे वित्तीय आपातकाल का मतलब है वित्तीय स्थायित्व। पहला, वित्तीय स्थायित्व पे खतरा हो, और दूसरा वित्तीय साख पे खतरा हो। फाइनेंशियल क्रेडिट, ये दो बेस है। या तो वित्तीय स्थायित्व पर खतरा हो इफ फाइनेंशियल क्रेडिट इज अंडर स्ट्रेस। अब जरा सोच के देखिए, भारत या किसी भारत के क्षेत्र का वित्तीय स्टेबिलिटी। अच्छा, वित्तीय स्टेबिलिटी का मतलब एक खास बात आप देखिए, देश की सुरक्षा के लिए दो प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। अब मान लीजिए कि आप क्लास के लिए आ रहे हैं और पीछे से आके किसी ने 2-3 घूस आपको मारा, तो आपके जीवन पर खतरा है। और आप जानते हैं जान है तो जान है। राइट टू लाइफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल। तो वैसे किसी ने आक्रमण कर दिया तो भारत अगर एक व्यक्ति है, भारत को हम एक व्यक्ति माने, तो आर्टिकल 352 में ये कह रहा है कि हमारे ऊपर अटैक के बाद राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। लेकिन जब से आप दिल्ली में हैं, किसी ने आपको घूसा उसा मारा? नहीं मारा होगा, चांस भी नहीं है। लेकिन एटीएम में बार बार प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती है? अब जरा सोच के देखिए, सुरक्षा खतरा है एटीएम में कमी से होती है या बाहरी आक्रमण से? और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है? किसी महीने हम आपको पैसा मिले, दूसरे महीने में न मिले। एक महीने में 5,000 मिले, दूसरे महीने में 15,000 मिले, पता ही नहीं है। अब आप याद रखिए, आपका तो सारा खर्च निश्चित है, पेपर वाले को देना है। वैसे ही आप याद रखिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे खर्च तो रेगुलर हैं, ये खर्च तो हमें करना ही पड़ेंगे। और फाइनेंशियल क्रेडिट, आजकल तो क्रेडिट कार्ड का जमाना हो गया। और क्रेडिट का मतलब है, भारतीय सरकार ने कहा भाई जापान हमें बुलेट ट्रेन चलाने के लिए पैसा दो, जापान ने मना कर दिया, नहीं पैसा नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपकी क्रेडिट खराब है। आप किसी चाय के दुकान पे चाय पीने गए, उसने कहा भाई पैसा नहीं पिलाओ, उन्होंने कहा पैसा लाओ तो पीना। इसका मतलब यू डोंट हैव एनी क्रेडिट। आप अपने दोस्त से पैसा मांगने गए, उसने मना कर दिया, इसका मतलब आपका कोई क्रेडिट नहीं है। और आप जानते हैं
सारी दुकानदारी और सारा बिजनेस तो क्रेडिट बेस होता है। जितने लोग बिजनेस चलाते हैं उनसे पूछे, सारा क्रेडिट पे काम चलता है। उनके पास कोई पैसा थोड़ी है, यहां से लिया वहां दे दिया, यहां से लिया वहां दे दिया। अब जरा सोच के देखिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल क्रेडिट ही खतरे में है, तो बाकी सब सेना लेकर क्या करेंगे? आक्रमण हो ना हो। इसलिए आप देखेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी इज मोर ग्रेवेस्ट फॉर द नेशनल सिक्योरिटी रादर देन अटैकिंग और वॉर ऑफ विथ एनी नेशन। यानी हमारे ऊपर आतंकवाद बड़ा हमला है या वित्तीय हमला? वित्तीय रूप में शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और ये बात आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? विच इज द फंडामेंटल एलिमेंट फॉर यू टू सर्वाइव इन दिल्ली? कौन सा ऐसा तत्व है जिसके बिना आप दिल्ली में चल नहीं सकते? वित्तीय। तो राष्ट्र चल पाएगा? अब जरा सोच के देखिए, अभी हमारे यहाँ कुछ दिनों पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ। डिमोनेटाइजेशन में क्या हुआ? आपका पैसा बैंक में जमा है, लेकिन सरकार ने कहा कुछ दिन तक हम पैसा देंगे नहीं, निकाल नहीं सकते, आपका पैसा लिया नहीं। लेकिन जिस दिन ये हो जाए कि जिसको पेमेंट मिल रही है वो 1/3 हो जाएगी, वो बैठेगा, हंगामा कर देगा, हंगामा हो जाएगा। और याद रखिए, इसलिए राष्ट्रीय आपातकाल इस पे लगाया जा सकता है। तो इफ प्रेसिडेंट सेटिस्फाई, यदि राष्ट्रपति को संतुष्टि है कि अगर राष्ट्रपति संतुष्ट होता है कि ये दो कंडीशन उत्पन्न हो गई है, तो वह भारत के किसी एक भाग में, समूचे भारत में, तो वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। तो अगला, इसका ड्यूरेशन कितना होगा? ये बेस है, इसका आधार है। ड्यूरेशन क्या होगा? नो मैक्सिमम लिमिट, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। यानी राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल का कोई अधिकतम अवधि नहीं है। नो मैक्सिमम लिमिटेशन और नो मैक्सिमम ड्यूरेशन। इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेसिडेंट। और राष्ट्रपति तय करेगा कब लगाया जाए, कब हटाया जाए। कोई ड्यूरेशन नहीं है। लेकिन अगला, तो क्या है फिर इसमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल की आवश्यकता है? बिल्कुल है, क्योंकि हमारे संसदीय शासन में फिर अब देखिए संसद की भूमिका आ गई, क्योंकि वी आर हैविंग अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और पार्लियामेंट की भूमिका है फिर आ गई। अब इसी तथ्य को हम कॉन्सेप्चुअल में चेंज कर सकते हैं फिर वही संसदीय शासन की बात करके। लेकिन अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात देखें तो अप्रूवल कैसे होगा? पार्लियामेंट का अप्रूवल कैसे होगा? तो पहला कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा के कितने दिन के भीतर? 2 महीने के भीतर, 1 महीने के भीतर नहीं। वित्तीय आपातकाल घोषणा के 2 महीने के भीतर लोकसभा राज्यसभा दोनों से अप्रूव होना चाहिए। इट मस्ट बी अप्रूव बोथ बाई लोकसभा एंड राज्यसभा विद इन 2 मंथ ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ये अप्रूव होना चाहिए 2 महीने के भीतर। लेकिन जो बात ध्यान रखने की है, इट नीड्स अ सिंपल मेजॉरिटी। इसके लिए सामान्य बहुमत की आवश्यकता है। यानी अप्रूव कैसे होगा, अनुमोदन कैसे होगा? इट डजंट रिक्वायर्ड स्पेशल मेजॉरिटी, इट्स रिक्वायर्ड अ सिंपल मेजॉरिटी। अब अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, देखिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कंफ्यूजन ज्यादा होता है। इसे 352 को एक पेज पे लिखिए, 360 को एक पेज पे लिखिए, फिर दोनों कंपेयर करिए कहाँ कहाँ डिफरेंसेस है, कहाँ कहाँ, तो उससे एरर के चांसेस हमेशा कम होंगे, कंफ्यूजन कम से कम रहेगा। हमेशा जो कंपेयर करके पढ़िए कि राष्ट्रपति है तो राज्यपाल को कंपेयर कर लें, लोकसभा है तो विधानसभा से कंपेयर करके पढ़ ले। इट ऑलवेज मिनिमाइज चांस ऑफ एरर। तो हमेशा इत्मीनान से पढ़, लिख के पढ़ लीजिए एक बार कि कैसे कैसे। अब इनमें सब में कंपेयर कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल में 2 महीना था कि 1 महीना। पार्लियामेंट का अप्रूवल यहाँ भी चाहिए, समान है। और सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी नहीं। अब देखिए अगर इसको कॉन्सेप्चुअल बनाना है, जो मैंने पहले बता दिया, फिर वी आर हैविंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन है, कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इसे कार्यपालिका अपने हर काम के लिए संसद के प्रति जवाबदेह है,
संसद कार्यपालिका पे नियंत्रण रखे, तो पूरी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जैसे भी विशेष आप लगा देंगे, ये क्या होगा, मेंस का उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगला कि मान लीजिए जैसे ही इमरजेंसी की घोषणा हुई, वैसे ही लोकसभा का विघटन हो गया है। जरा संकल्पना करके देखें कि जैसे लोकसभा इज रिजॉल्व व्हाइल प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, बताइए कि लोकसभा, अब मान लीजिए कि लोकसभा डिसॉल्व हो गया है, तो फिर क्या होगा, उस बीच में फिर क्या होगा, 2 महीने के भीतर राज्यसभा अप्रूव कर दे। इन केस ऑफ डिसॉल्व ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा अगर डिसॉल्व हो जाए तो इसमें होगा 2 महीने के भीतर कौन अप्रूव कर दे, राज्यसभा। लेकिन जो नवनिर्वाचित लोकसभा होगी, जो न्यूली इलेक्टेड लोकसभा होगी, वो कितने दिन के भीतर अप्रूव कर दे, 30 डेज। न्यूली इलेक्टेड लोकसभा शुड अप्रूव दैट फाइनेंशियल इमरजेंसी विद इन 30 डेज। 30 दिन के भीतर सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूव करेगी। इसका सीधा सा मतलब है कि वित्तीय आपातकाल को बार बार बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। एक बार बढ़ा दिया गया, फिर उसके बाद खत्म किया जाएगा। तो वित्तीय आपातकाल को बार बार बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रेसिडेंट कभी भी इसे वापस ले सकता है, जबकि अब देखेंगे नेशनल इमरजेंसी के 6 महीने 6 महीने 6 महीने। अब जरा सोच के देखिए, अब देखिए ये है अनुच्छेद 360 आर्टिकल 360। ये ज्यादा सिंपल लग रहा है या 352? 360 360 बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा है, और यकीन मानिए अब देखिए लॉजिक, अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके देखिए। पहले भाग 18 में 352 भी है, 360 भी है। एक ही पार्ट में 3 आर्टिकल में डिफरेंसेस कैसे आ सकते हैं? इसलिए 352 में जितनी भी बातें इससे अलग दिख रही हैं, वो ऑटोमेटिकली है कि दैट वाज ऑल एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 44th अमेंडमेंट। क्यों अंतर दिख रहा है? इसके बाद सब लॉजिकल है। हमने हर मामले में तो 44th अमेंडमेंट बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वहां पे 2 महीने है, यहाँ वहां पे कितना है, 1 महीने। क्यों? 44th अमेंडमेंट कारण। 44th अमेंडमेंट के पहले 352 बिल्कुल वैसे था जैसे 360। तो 352 में जितने भी चेंज हुए हैं, ऑटोमेटिकली दैट वाज अमेंडेड बाय द 44th अमेंडमेंट बाय द जनता पार्टी गवर्नमेंट। ये सब हुआ है। बाकी तो पहले तो उसमें भी बार बार बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी। इसका मतलब है चूंकि 360 का कभी यूज हुआ ही नहीं, और यूज नहीं हुआ तो मिस यूज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और मिस यूज नहीं हुआ तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में है। लेकिन 352 में इतना ज्यादा चेंज कर दिया गया क्योंकि उसका मिसयूज हो गया, उसका मिसयूज हुआ। तो 360 केवल इतना है। यहां लोकसभा कोई पावर नहीं खत्म करने की, राष्ट्रपति प्रोक्लेम करेगा, राष्ट्रपति ही खत्म करेगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल रहेगा। अरे वित्तीय आपातकाल में चुनाव की समस्या ही नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल में हो सकता है, वित्तीय आपातकाल में चुनाव रोकने का इशू नहीं है। अरे राष्ट्रीय आपातकाल में हुआ है, 67 में हुआ है, कल मैंने बताया था। नेशनल इमरजेंसी जब 352 लगी थी तो 1967 में चुनाव हुआ था। अब अगला, अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या होता है, प्रभाव क्या होता है। हाँ बताइए, अगला वित्तीय आपातकाल का प्रभाव क्या होता है। इसको हटा दें। अब अगर यहाँ मेंस वाला पार्ट लिखना चाहें फिर वही कॉन्सेप्ट बनाएंगे, लेकिन वो मैं कल आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ आप लिख सकते हैं सारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की विशेषता को जोड़ के। तो अगला जरा देखें इसका इम्पैक्ट क्या होता है। पिछली बार जीएस में मेंस में सवाल पूछा गया था,
हो सकता है डिमोनेटाइजेशन कारण एग्जामिनर ने पूछ लिया हो, ये बड़ा ट्रेडिशनल सवाल है। तो इसका इंपैक्ट अगर देखें तो पहला, फंडामेंटल राइट पे नो इंपैक्ट, फंडामेंटल राइट्स आर इंटैक्ट, फंडामेंटल राइट पर नो इंपैक्ट, कोई प्रभाव नहीं होगा, फंडामेंटल राइट एज इट इज बने रहेंगे। लेकिन ये व्यवहारिक मामला ये है, जब पैसा ही नहीं है तो अधिकार कौन सा लेंगे? बिना पैसे कोई अधिकार होता है क्या? मैंने एक सॉन्ग सुना, जग घूमिया तेरे जैसे न कोई, जग घूमने के लिए पैसा चाहिए? व्यवसाय, एक बात याद रखिए दोस्तों, जितने फंडामेंटल राइट हमारे हैं, व्यवसाय करने का, क्या निवास करने का अधिकार, बसने का अधिकार, बोलने का अधिकार, सबके लिए सबसे फंडामेंटल क्या है? रोकड़ा। टका धर्म टका कर्म, टका ही परमो धर्म, जागृहम टका नास्ति सो टक 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 टकायो। तो विदाउट मनी लाइफ इज मीनिंगलेस। इवन वी कांट इमेजिन अ लाइफ विदाउट एटीएम। एक बार क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पे, कमाल की बात कर रहे हैं। सो दैट इज फंडामेंटल राइट पे कोई भावनात्मक होने की आवश्यकता नहीं है। तो फंडामेंटल राइट्स नो इम्पैक्ट। अगला, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे यस देयर इज इम्पैक्ट। और चूंकि फेडरल गवर्नमेंट हमें अलग से बताना है तो इसलिए इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन संघीय शासन पे इम्पैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रल टैक्सेस, डिवीजन ऑफ सेंट्रल टैक्सेस इज सस्पेंडेड। तो डिवीजन ऑफ, और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ये। केंद्रीय करों का विभाजन निलंबित हो जाएगा। इसका मतलब राज्य की अर्थव्यवस्था पे इसका बहुत नकारात्मक फर्क पड़ेगा, क्योंकि केंद्रीय करों के द्वारा राज्यों की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दिया जाता है। तो अब इसका मतलब क्या होता है? सेंट्रल टैक्सेस का डिवीजन कैसे होगा, ये हम आपको संघवाद में, वित्त आयोग में आपको बता देंगे। सो डिवीजन ऑफ सेंट्रल टैक्सेस इज सस्पेंडेड, केंद्रीय करों का विभाजन निलंबित हो जाएगा। दूसरा, राज्यों को देने वाले अनुदान स्थगित कर दिए जाएंगे। राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान, ग्रांट्स प्रोवाइडेड फॉर स्टेट, इज ऑल्सो सस्पेंडेड। राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान भी निलंबित हो जाएंगे। यहां तक कि राज्यों के द्वारा पारित बजट को भी राष्ट्रपति अपने विचार के लिए रख सकता है। यानी बजट पास्ड बाय स्टेट कैन ऑल्सो बी रिजर्व बाय द प्रेसिडेंट फॉर हर और हिज ओन कंसिडरेशन। राज्यों के द्वारा पारित बजट को भी राष्ट्रपति अपने विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। राष्ट्रपति अपने विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। इसका मतलब देखेंगे, कुल मिला के वित्त का विभाजन बिल्कुल इधर अस्त व्यस्त होगा, वित्त का विभाजन अस्त व्यस्त होगा। लेकिन ये बात ध्यान में रखने की है कि अनुच्छेद 360 में राज्य विधानसभा बनी रहेगी, मुख्यमंत्री बना रहेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल बी देयर, बट डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल पावर इज सस्पेंडेड। विधायी शक्तियां सस्पेंड नहीं होंगी, प्रशासनिक शक्तियां नहीं, चूंकि आपातकाल वित्तीय है तो वित्तीय मामले सस्पेंड हो जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ तो जो केंद्रीय करों से पैसा मिलता है, जो अनुदान से पैसा मिलता है, कई राज्यों के तो 60 से 70% बजट इसी का है। नॉर्थ ईस्ट में तो 90 पैसे संघ से ही राज्यों को मिलता है, राज्यों के पास कुछ है ही नहीं है। इसलिए इसकी स्थिति सीधे खराब होगी, संघात्मक शासन पर बहुत ही नकारात्मक फर्क पड़ेगा, फंडामेंटल राइट पे फर्क नहीं है। तीसरा फर्क है कर्मचारियों पर।
तीसरा इसका फर्क है एम्प्लॉयज पर। तो एम्प्लॉयज का मतलब है भारत सरकार के द्वारा राज्य के अंतर्गत काम करने वाले, राज्य का मतलब हो गया यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य के अंतर्गत काम करने वाले किसी भी कर्मचारी के वेतन और भत्तों की कटौती की जा सकती है। द सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग अंडर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट शैल बी रिडक्टेड। और संघ और राज्य के अंतर्गत काम करने वाले किसी भी कर्मचारियों के वेतन भत्तों की कटौती की जाएगी। रिडक्शन इन सैलरीज। और आप याद रखिए, इसका मतलब है किसी भी कर्मचारी की वेतन भत्तों में रिडक्शन किया जाएगा, उसमें जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और ऑल्सो इंक्लूडेड, जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी होंगे। क्या करें? आपको याद दिलाते, अगर हमने एक बात कह दिया, एक कहावत है ना 100 सुनार की ने एक लोहार की। अगर हमने एक इंस्टेंस कह दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के सैलरीज में रिडक्शन हो सकता है, तो संविधान हमारा सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन सुप्रीम कोर्ट के जज को ही देता है। इसलिए ये पूछने की आवश्यकता है सीएजी में हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल होगा, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल होगा। अगर मैंने आपको ये कह दिया कि खली ने अमुक व्यक्ति को पीट दिया, तो फिर आपको बताने की आवश्यकता नहीं क्या वो राजपाल यादव को पीट पाएगा, नहीं पीट पाएगा, पीट लेगा। इसे याद रखिए दोस्तों, एक ही इंस्टेंस पर्याप्त है। संविधान निर्माताओं ने एक ही बात संविधान में लिख दी, दैट इज अंडरस्टूड। एक ही बात पर्याप्त हो गई, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, हम आगे उच्चतम न्यायालय पढ़ेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन फॉर एनी ऑफिसर्स दैट इज प्रोवाइडेड फॉर द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और देखो, उनके वेतन भत्तों में कटौती हो सकती है तो बाकी किसी के वेतन भत्तों में कटौती हो सकती है, दैट इज लॉजिकल। इसीलिए अब एक खास बात है, वेतन भत्ते पेंशन में सब आ जाएंगे, सब में कटौती की जाएगी। लेकिन एक आपके मन में खुराफात ये उड़ रहा होगा, यार क्या राष्ट्रपति भी अपने वेतन भत्तों में कटौती कर लेगा? तो कई लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति को इमोल्यूमेंट मिलता है, सैलरी मिलती नहीं। इमोल्यूमेंट का मतलब होता है केवल मॉनेटरी टर्म्स में, सैलरी हमेशा पैसे के टर्म्स से मिलती है। और राष्ट्रपति को पैसा तो मिलता है, राष्ट्रपति भवन अलग है, शिमला में हाउस अलग है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीफोन है, फ्री ऑफ कॉस्ट जर्नी है। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक चूंकि हमारे यहाँ ऐसा कभी हुआ तो नहीं, लेकिन अगर राष्ट्रीय आपातकाल होता है तो राष्ट्रपति भी स्वेच्छा से अपने वेतन भत्तों में कटौती करने की घोषणा कर सकता है। कई बार डिसास्टर के दौरान ऐसा राष्ट्रपति ने किया है कि 1 महीने का अपना वेतन दे दिया प्रधानमंत्री आपदा कोष में। लेकिन वित्तीय आपातकाल का प्रभाव बड़ा जबरदस्त होगा। एक बात आप याद रखिए, 352 का प्रभाव आम जनता पे नहीं होता, क्योंकि आम जनता कौन सी ऐसी, हमारे यहाँ 10% लोगों को छोड़ दीजिए, कौन बोलना चाहता है? कौन बोलने से मतलब, रोटी कपड़ा मकान से लोगों का मतलब है। तो 352 का शासन होगा, इसका आम आदमी के जीवन पर बहुत इंपैक्ट नहीं होता। यहां तक हम आगे बढ़ के देखें 356 का भी उतना इंपैक्ट नहीं होता। लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा पैसे का, क्योंकि हर आदमी का सैलरी कटेगी, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है। तो ये प्रभाव आम जनता को सबसे ज्यादा दिखेगा। इसलिए शायद हमारी यहाँ वित्तीय स्थिति बहुत खराब हुई 1967 के बाद, 1990 में। इससे ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन कभी खराब नहीं हो सकती, उसके बावजूद भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, लास्ट में लिख लीजिए। कि आपातकाल के प्रावधान आपवादिक हैं। द प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी इज एक्सेप्शनल इन नेचर। आपातकाल के प्रावधान अपवादिक है, ये संविधान की मूल विशेषता नहीं है।
आपातकाल के प्रावधान अपवादिक हैं, संविधान की मूल विशेषता नहीं है। इसीलिए अनुच्छेद 360 का आज तक कभी प्रयोग नहीं हुआ। आर्टिकल 360 अनुच्छेद 360 का आज तक कभी प्रयोग नहीं हुआ। आर्टिकल 360 हैज नेवर बीन यूटिलाइज्ड टिल टुडे। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि आपातकालीन व्यवस्था इसे संविधान का मूल लक्षण न माना जाए। इसलिए कभी भी अगर आप ये लिख रहे हैं कि भारतीय संविधान की विशेषता, उसमें बहुत सारी बुक्स में ऐसा लिखा होता है कि आपातकाल के प्रावधान भारतीय संविधान की विशेषता बिल्कुल नहीं है। दिस इज एक्सेप्शन। अरे आपातकाल तो हमारे यहाँ इमरजेंसी फीचर वैसे ही किसी की विशेषता नहीं होती, तो कभी भी भारतीय संविधान की विशेषताओं में इमरजेंसी की बात हम नहीं लिखते। ये है राष्ट्रपति की शक्तियां, ये पूरी होगी राष्ट्रपति की शक्तियां। अब इसमें एक बात और 356, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि 356 का प्रोविजन है तो आपातकाल के चैप्टर में, लेकिन उसके आर्टिकल में आपातकाल शब्द का प्रयोग हुआ ही नहीं है। इसलिए 356 को हम संघवाद के साथ देख लेंगे, वो ज्यादा अच्छा है। 356 को ज्यादा सही हम संघवाद के साथ देखें, क्योंकि संघवाद के साथ पढ़ेंगे तो उसको देखने में ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो राष्ट्रपति इतने पे ही समाप्त। अब कुछ आपको फैक्चुअल जानकारी बता दें, तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहीं पे समाप्त कर दिया, फिर हम आगे अगला चैप्टर बढ़ेंगे संघवाद। अब कुछ आपको बेसिक जानकारी आपको बता दें, कुछ फैक्चुअल चीजें जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए है। और हमने कहा 356 हम संघीय शासन साथ बताएंगे। अब जैसे कि 2-3 तथ्य आपको हमेशा याद दिला दें, जैसे राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वो तब तक अपने पद पे बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी ना आए। ये तो आप जानते हैं। राष्ट्रपति कितने समय तक कितने बार राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो सकता है? तो संविधान में शब्द का प्रयोग किया है, ही इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। अब पुनर्निर्वाचन का पात्र है। अब री इलेक्शन का मतलब 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये डिटरमाइन नहीं है। अच्छा, दूसरा, उपराष्ट्रपति के बारे में क्या ऐसा कोई प्रोविजन है क्या? उपराष्ट्रपति के बारे में री इलेक्शन के प्रोविजन है या नहीं है? तो आपको याद दिला दे, देयर इज नो प्रोविजन फॉर री इलेक्शन फॉर द वाइस प्रेसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वाइस प्रेसिडेंट के री इलेक्शन के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। व्यवहारिक रूप में हुआ है वो, संविधान में प्रावधान ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो इम्पीचमेंट चलता है, उसमें कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? 2/3 किसका? केवल एक ही चीज है, 2/3 किसका? भाई राष्ट्रपति को आर्टिकल 61 के अंतर्गत इफ राष्ट्रपति कैन बी इम्पीच्ड। अच्छा, इम्पीचमेंट का बेस क्या होगा? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन। आप कहेंगे संविधान का उल्लंघन का मतलब क्या है? इट इज नोवेयर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन संविधान के उल्लंघन का ये मतलब आप मान सकते हैं कि अब मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति काम न करे, संविधान का उल्लंघन होगा। प्रधानमंत्री कह रहा है कि इनको मंत्री के रूप में अपॉइंट किया जाए, राष्ट्रपति नहीं कर रहा है, संविधान का उल्लंघन होगा। तो संविधान के उल्लंघन में ऐसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। मंत्रिपरिषद कह रही है संसद के सत्र को बुलाया जाए, राष्ट्रपति नहीं बुलाया, दैट इज अमाउंट टू द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन संविधान में परिभाषित नहीं है। लेकिन उपराष्ट्रपति के खिलाफ क्या महाभियोग लाया जाएगा? अच्छा, उपराष्ट्रपति किस आधार पर हटाया जाएगा? भाई संविधान में लिखा है राष्ट्रपति को हटाया जाएगा, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा? आपको याद दिला दे, उपराष्ट्रपति को न तो कोई काम है, न उसको हटाने कोई आधार है, कोई आधार नहीं है। और राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो बहुमत चाहिए वो है सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3, 2/3। केवल एक ही बात है,
इन लोग यानी सबसे टफेस्ट जीएसटी के अलावा, हम जीएसटी आगे देखेंगे, जीएसटी के अलावा संविधान में सबसे टफेस्ट मेजोरिटी किसके लिए है? राष्ट्रपति को हटाने के लिए है। कुल सदस्य संख्या का 2/3, 543 का 2/3 और 245 का 2/3, बशर्ते 14 दिन के पहले की नोटिस राष्ट्रपति को दी जानी चाहिए। और राष्ट्रपति बाकायदा उसे कभी भी सदन से हटाया जा सकता है, और हटाने की प्रक्रिया किसी भी सदन में शुरू हो सकती है, फर्स्ट सदन में या लोकसभा में या राज्यसभा में। और हटाने के दौरान सदन की अध्यक्षता स्पीकर करेगा, स्पीकर करेगा। तो इसलिए आप उपराष्ट्रपति से कंपेयर करिए, उपराष्ट्रपति की कोई काम ही नहीं है। अच्छा, उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ता कैसे मिलता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तब उसको वेतन भत्ता कौन सा मिलेगा? और जब वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा तो क्या राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेगा? ये सब फैक्चुअल बातें हैं, मुझे लगता है जो आपको सब पता है। तो फैक्चुअल बातें भी आप देख लीजिएगा, कभी कभी एग्जामिनर का इन चीज़ों पे भी इंटरेस्ट होता है। अच्छा, उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? आधार तो नहीं है, किस बहुमत से हटाया जा सकता है? वाइस प्रेसिडेंट को हटाया कैसे जा सकता है? आप याद रखिए, तत्कालीन सदस्यों की संख्या का बहुमत, मेजॉरिटी ऑफ देन मेंबर्स। तत्कालीन का मतलब है कुल सदस्य संख्या 245 है, उसमें रिक्तियां कितनी हैं? 5। तो तत्कालीन संख्या कितनी होगी? 240। 240 का आधे से एक ज्यादा, यानी उपराष्ट्रपति को ठीक वैसे हटाया जा सकता है जैसे कि राष्ट्रपति, जैसे कि स्पीकर को हटाया सकता है। लेकिन एक खास बात आप देखेंगे, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए यह कहा गया है कि लोकसभा, यानी उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए यह कहा गया कि राज्यसभा एक विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी, या जो तत्कालीन सदस्यों की संख्या के बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी जिससे लोकसभा सहमत हो। तो यहां लोकसभा के सहमत होने का मतलब क्या है? सिंपल मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा। राज्यसभा की कौन सी मेजॉरिटी चाहिए? प्रभावी। अच्छा, प्रभावी बहुमत और सिंपल मेजॉरिटी के बीच डिफरेंस मैंने बताया कि नहीं बताया है? बताया नहीं बताया? फिर आपको बता दें, तो ये दोनों चीजें हैं। और ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है कि उपराष्ट्रपति वाला, उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, विधान परिषद की संरचना क्या है। ये पीटी के फेवरेट सवाल है। तो जो हटाने का तरीका है कि जो उपराष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है, तो हमने बता दिया कि राज्यसभा में कौन सा बहुमत चाहिए? प्रभावी। प्रभावी बहुमत का तत्कालीन सदस्यों की संख्या का बहुमत, और सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है उपस्थित सदस्यों की संख्या का आधे से एक ज्यादा। अब ये बातें आप याद रखिएगा। तो उपराष्ट्रपति को अलग से बताने के मैंने फैक्ट आपको बता दिया, फैक्ट आपको बता दिया। अब अगला, तो अगला फिर अब कुछ सवाल आप लिख लीजिए। संसदीय शासन हमारा खत्म हो गया, तो आप कुछ क्वेश्चंस आप लिख लीजिए। मेंस का भी और पीटी का भी सवाल कुछ आपको बता दें। पीटी का कई मैंने बता ही दिया आपको। और कुछ मेंस का आप सवाल लिख लीजिए। पहला सवाल लिख लीजिए। आपको याद दिला दें, जैसे ही गठबंधन की सरकार आएगी सवाल पूछने की प्रवृत्ति बदल जाएगी। एक दल की सरकार आएगी, सवाल पूछने की टेंडेंसी अलग रहेगी। और एक दल की सरकार अगर कंटिन्यू करेगी तो सरकार सवाल फिर अलग से पूछा जाएगा। तो नेचर डिपेंड करता है कैसी परिस्थितियां हैं। तो पहला सवाल, या कुछ जो अभी तक पूछा गया है वो आप पूछना चाहते हैं तो वो भी आप लाइए, लिखिए पहला सवाल। भारत की संसदीय शासन प्रणाली, भारत की संसदीय शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली की मूल लाभ को स्पष्ट कीजिए। मूल लाभों को स्पष्ट कीजिए। पॉइंट आउट द बेसिक एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
भारत की संसदीय शासन प्रणाली के मूल लाभों को स्पष्ट कीजिए और संसदीय शासन प्रणाली में स्थायित्व निर्माण के लिए संसदीय शासन प्रणाली में स्थायित्व के निर्माण के लिए अपने सुझाव दीजिए। हाउ वी कैन मेंटेन स्टेबिलिटी इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गिव सजेशंस। संसदीय शासन प्रणाली में स्थायित्व लाने के लिए कुछ सुझाव दीजिए। अब आपको याद दिला दें, देखिए प्रश्न लिखा कैसे जाता है। इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका, मान लीजिए एक सवाल है, हम आपको एक सवाल में इंट्रोडक्शन आपको बता दें, लिखने का फिर वही तरीका है। संसदीय शासन के कीवर्ड को आप याद रखिए। कोई भी सवाल आप लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन, मान लीजिए कि अब अगर मान लीजिए ये प्रश्न है तो हमने पहले लिख दिया इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में हमें पूरी भूमिका लिखनी है संसदीय शासन प्रणाली से। और संसदीय शासन प्रणाली को आपने कितनी बार आप देख लिया, सामूहिक उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, प्रतिदिन का उत्तरदायित्व, लोकतांत्रिक शासन, यही तो की टर्म है जहां से आप लेके संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता को लिख देंगे। उसके बाद आप देखेंगे उसकी मूल विशेषताएं, फीचर्स आप लिख देंगे। यहां तक उत्तर आपको सरल लगेगा। लेकिन तीसरा क्या पूछा गया है, व्हाट आर सजेशंस फॉर मेंटेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आप अगर हम आपको बता दें फीचर्स, तो आप बता देंगे कि भाई संसदीय शासन में अपने आप में समूह का शासन होता है, प्रतिदिन का उत्तरदायित्व होता है, भारत की विविधता का सामंजस्य किया जा सकता है। ये संसदीय शासन की विशेषताएं हैं। देयर इज मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट डिपेंड्स अपॉन फ्यूजन ऑफ पावर। शक्तियों का सम्मिलन होता है, कार्यपालिका विधायिका से मिलकर बनती है, शासन में लचीलापन होता है। तमाम आप आर्गुमेंट बता सकते हैं। लेकिन सवाल है कि मैं आपसे पूछूं सजेशन आप बताइए, तो सजेशन में आप क्या बताओगे। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा इंट्रोडक्शन कैसे लिखिए, कंक्लूजन कैसे लिखिए। मेंस में मेनली तो यही आपको सीखना है कि इंट्रोडक्शन लिखिए, कंक्लूजन। लेकिन अगर मैंने पूछा सजेशन, मैंने सजेशन इसलिए पूछा कि अभी तक मैंने चीज़ों को अलग अलग करके बताया, तो क्या आप में केवल एनालिटिकल कैपेबिलिटी है, सिंथेसिस की भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आप याद रखिए, एग्जाम जब मेंस एग्जाम तभी आप लिख पाएंगे जब एक एक चीज़ों को अलग अलग करने की क्षमता हो पहला, और हर चीज़ को मिलाने की क्षमता हो दूसरा। अब यहाँ जरा सोच के देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या सजेशन आप देंगे जहां से स्टेबिलिटी बने, आप बताइए। ठीक है, मतलब एक सजेशन ही आया कि कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, एक सजेशन आपने दिया कि ऐसा होना चाहिए। और कुछ आ रहा है, मतलब एंटी डिफेक्शन एक्ट को भी ठीक किया जा सकता है। ठीक है, और आपको अच्छा एक साथ लोकसभा विधानसभा चुनाव का सजवा नहीं दे सकते साइमल्टेनियस इलेक्शन, इससे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। यानी साथ साथ इलेक्शन, साइमल्टेनियस इलेक्शन, साथ साथ इलेक्शन, पैरेलल इलेक्शन। अब देखिए दो तीन पॉइंट हमको तुरंत आ गया कि सजेशन हम क्या दें, कैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ज़्यादा स्टेबिलिटी ला सकते हैं। जबकि इन सब चीज़ों को हमने अलग अलग बताया है, एक साथ चुनाव अलग बताया है, एंटी डिफेक्शन एक्ट में इम्प्रूवमेंट अलग बताया है, यहाँ पे अलग बताया है। और कुछ आप बता सकते हैं, और कुछ उससे और है। दैट इज नॉट फॉर स्टेबिलिटी, दैट इज फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन। हम सूची प्रणाली का आर्गुमेंट तब देंगे जब पार्लियामेंट को कैसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए। हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहे हैं।
और लास्ट में आप कह सकते हैं कि भाई सीधी सी है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। भाई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी किए जा सकते हैं, वो हम आपको इलेक्शन कमीशन के साथ अलग से आपको बता देंगे। इसका मतलब क्या है, हमने सारी पढ़ी की चीज़ों को इसमें समावेश कर लिया। अब इंट्रोडक्शन आप लिख लीजिए, कंक्लूजन लिख लीजिए। फीचर्स तो बताने की आवश्यकता नहीं है पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट को, हमने विस्तार से आपको बता रखा है। अब देखिए इंट्रोडक्शन कैसे कंक्लूजन लिखेंगे। अब लिखने में दो चीज़ ध्यान में रखना है, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा कंक्लूजन। अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात लिख रहे हैं तो निश्चित तौर पर किसी न किसी प्रोफेसर कोट जरूर करेंगे। जीएस में लिख रहे हैं तो नहीं करेंगे। बाकी लिखने का तरीका एक ही जैसा होता है, बाकी चीज़ों में फर्क नहीं है। तो अब कैसे लिखेंगे, लिख लीजिए इंट्रोडक्शन। संसदीय शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली ज्यादा लोकतांत्रिक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोर डेमोक्रेटिक। संसदीय शासन प्रणाली ज्यादा लोकतांत्रिक है क्योंकि यह प्रतिदिन के उत्तरदायित्व पर आधारित है। यह प्रतिदिन के उत्तरदायित्व पर आधारित है और इसमें समूह का शासन होता है। इसमें समूह का शासन होता है। ब्रैकेट में अच्छा, अब देखिए कुछ प्रोफेसर के नाम है जो हमेशा इस पे लिखते ही रहते हैं, जैसे प्रोफेसर सुधा पाई, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पे लिखने वाली बड़ी स्कॉलर है। सुधा पाई, PAI, जैसे ब्रैकेट में एक नाम ले सुधा पाई को लिख लिया तो रेफरेंस प्रोफेसर MP सिंह लिख लिया। ये सब कोलिशन गवर्नमेंट पे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे अपने सब विचार देते हैं। प्रोफेसर सुधा पाई, MP सिंह, या कुछ नाम तो हमने पहले भी आपको बता रखे हैं, तो उनका भी आप यूज कर सकते हैं। अब कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, निष्कर्ष। लोकपाल इज नॉट फॉर स्टेबिलिटी, नहीं, लोकपाल स्टेबिलिटी के लिए थोड़ी है। लोकपाल इज ए वॉच डॉग। लोकपाल करप्शन के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए है, अकाउंटेबिलिटी के लिए है। इट्स नॉट फॉर स्टेबिलिटी। ये बात तो स्पष्ट है कि लोकपाल का स्टेबिलिटी से क्या मतलब है, बताइए। अरे भाई, एक साथ चुनाव करने से स्टेबिलिटी होगी, इसका मतलब है कि आप 5 साल के पहले विधानसभा भंग नहीं करेंगे क्या। हाँ, दोनों चीज साथ साथ लाएंगे। कॉन्स्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा तभी तो एक साथ चुनाव होगा। दोनों चीज कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या? हाँ, देखिए, कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब है कि आप 29 बार चुनाव कराइए, क्योंकि अभी तो हमारे शेड्यूल अलग अलग हो गया है। हर तीसरे साल 2 विधानसभा, 2 विधानसभा, 2 विधानसभा, ये क्या तरीका है। एक साथ आप एक करा लो, फिर कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन रख लो, दोनों चीज एक साथ चलेगी। निष्कर्ष लिख लीजिए। अब देखिए, हम कंक्लूजन फिर वही बात बताएंगे। भूमिका लिखते हैं कॉन्सेप्चुअल, निष्कर्ष लिखते हैं वर्तमान कंडीशन को जोड़कर वे फॉरवर्ड। मेन ट्रिक तो यह आपको सीखना है, कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन। बाकी चीजें तो अब इधर उधर खोज करके 2-4 स्कॉलर का नाम लेके चीजें बना के निकल लिए। तो निष्कर्ष आप लिख लीजिए। भारत में क्षेत्रीय दलों के विद्यमान होने के कारण
भारत में क्षेत्रीय दलों के विद्यमान होने के कारण दो दलीय व्यवस्था का निर्माण नहीं हो सका। दो दलीय व्यवस्था का निर्माण नहीं हो सका। Two party system couldn't develop in India because of the presence of regional parties। और मैं बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ब्रिटेन में जो दो दलीय व्यवस्था है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसके साथ काम कर रही थी? टू पार्टी सिस्टम के साथ। और ब्रिटेन में आप देखेंगे जैसे ही टू पार्टी सिस्टम नीचे आएगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रॉब्लम में आएगी। हमारे यहाँ चूंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म दो सांसद दो दल है ही नहीं है, दो दल है ही नहीं है, तो फिर न तो कोई पक्ष बन पाता है, न कोई विपक्ष बन पाता है। इसलिए आप देखेंगे स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है आपने? नहीं हो सका है। अतः आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए सरकार का स्थायित्व एक पूर्व शर्त है। स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज अ फंडामेंटल प्री कंडीशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए सरकार का स्थायित्व अनिवार्य है। ये पहला सवाल हो गया। इसका मतलब है, आपने देखा होगा मेंस में, एक बार जीएस मेंस में सवाल पूछा गया था कि एक साथ चुनाव करने से सरकार की जवाबदेही कम होगी। देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सच बात है कि हमारी जवाबदेही रोज रोज की है और हम कभी भी सरकार को बाहर कर सकते हैं, तो ये सच बात है कि इट इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। लेकिन सवाल ये है, अब अगर सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो जवाबदेहिता का मतलब क्या होगा? आप ये देखेंगे, अगर एक पार्टी शासन होगी तो स्टेबल गवर्नमेंट होगा। अभी गोवा में दो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाए गए। गोवा में गठबंधन की सरकार है और ऐसी गठबंधन की सरकार कभी भी लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं ले सकती। इसलिए भारत जैसे विकासशील देश में स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। स्टेबल गवर्नमेंट का परिणाम है कि 5 साल में आपको चीजें विकास में दिखती हैं, तो 20 साल में नहीं हो पाया। ये तो रियलिटी है। अब इसको कोई विचारधारा कारण ना माने, उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन साफ फर्क दिखता है। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ युवा जनता है, देश में दुनिया में इतना तेज बदलाव हो रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज प्री कंडीशन। क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है और आपको है जवाबदेहिता किस बात की? मेयरली आप याद रखिए, चुनाव कराना लोकतंत्र में साधन है या साध्य है? साधन है, साध्य नहीं है। चुनाव लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है या पर्याप्त शर्त है? अनिवार्य शर्त है, पर्याप्त नहीं है। यानी लोकतंत्र में चुनाव होना आवश्यक है, लेकिन केवल चुनाव हो जाने से लोकतंत्र की सफलता गारंटी नहीं होती। भाई, लोकतंत्र तब आगे बढ़ेगा जब समाज विकास हो, समाज में गरीबी बीमारी हटे, तब तो लोकतंत्र आगे बढ़ेगा। इसलिए बात स्पष्ट है कि उससे जवाबदेहिता खत्म नहीं होती। अगला प्रश्न आप लिखिए। अब किसी ने बड़ा ही एक सवाल पूछा है, बड़ा ही अच्छा, किसी ने महिला विकास से सब, शायद आपको ये नहीं पता कि हमने क्या टॉपिक बताया है। अरे भाई, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, ये तो सब अलग से बताना है। महिला बाल विकास, ये प्रश्न कैसे पूछते हैं मुझे पता नहीं चल पाया। अगर ऐसे प्रश्न पूछते हैं, थोड़ा सा अपने आप में करेक्शन करिए। टॉपिक क्या पढ़ा रहे हैं, कहाँ कूद रहे हैं। अब देखिए कैसे सवाल पूछ रहे हैं। कई बार ऐसे सवाल पूछते हैं आप लोग कि क्या विभिन्न संरक्षण आयोग बाल महिला जाति का मानव अधिकार में समावेश कर देना चाहिए? मानव अधिकार को बताया क्या? हमने बताया नहीं, तो क्यों इतना ज्यादा बावरापन हो कर रहे हैं? जो है उसको देख लिया जाए। ये उछलने की प्रवृत्ति पढ़ाई में सबसे बड़ी बाधा है। जो देख रहे हैं उस पर ध्यान ही नहीं है, जो नहीं बता रहे हैं उसी पर ध्यान है। इसलिए प्रॉब्लम पढ़ाई में सबसे बड़ी बाधा क्या आती है? जो किताब है उसको नहीं देख रहे हैं,
जो नहीं पढ़ा उस पर ध्यान अटका हुआ, ये नहीं पढ़ा, अरे जो पढ़ रहा है उस पर ध्यान। कई बार आपको लगता नहीं ये पढ़ रहा है, ध्यान का यार छूटा जा रहा है, छूटा है, छूटने दो, जो सामने है उसको देखो, छूट गया वो बिला वे छूटे हुए पीछे रोमांटिक हो जा रहे हैं, छूट गया, छूट गया, क्या छूट गया। ये सफलता में सबसे बड़ी बाधा है, आप याद रखिए, मनोवैज्ञानिक रूप से प्रॉब्लम दूर करिए। जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान होना चाहिए। और कई लोग होते हैं यार ये सर ने ये नहीं पढ़ाया, अरे जो पढ़ाया वो इतना याद कर लिया, नहीं अभी ये नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, क्यों कूद रहे हो यार। तो ऐसा नहीं। अब कोई महान्यायवादी पर पहुंच गया, ये महा अन्यायवादी हो जाएगा समझ लीजिए अगर इसे पूछेंगे तो। अरे न्यायालय आने दीजिए, महान्यायवादी बता देंगे आपको। अब किसी ने एक सवाल पूछा है कि भारत का राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होता है, भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की मुख्य विशेषताओं को रेखांकित करिए। हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड, आउटलाइन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द। ये बड़ा सिंपल सवाल है, इससे सीधा सवाल कोई हो नहीं सकता, अगर लिखना हो तो लिख लीजिए। भाई निर्वाचक मंडल की विशेषता क्या है, उसमें कितने कितने लोग आते हैं। पहला विशेषता क्या है कि निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के बीच कंपैरिजन होता है और विभिन्न राज्यों के बीच अनुपात बनाया जाता है, मत मूल्य निकाले जाते हैं, ये उसकी विशेषता है। लिखना हो तो लिखेंगे इसको। अगला प्रश्न लिखिए। संसद, अगला प्रश्न है, संसद के द्वारा कार्यपालिका पर, संसद के द्वारा कार्यपालिका पर विभिन्न प्रकार के संसद के द्वारा कार्यपालिका पर विभिन्न प्रकार के नियंत्रण किस प्रकार स्थापित किए जाते हैं। संसद के द्वारा कार्यपालिका पर विभिन्न प्रकार के नियंत्रण किस प्रकार स्थापित किए जाते हैं। और क्या आप इस मत से सहमत हैं? क्या आप इसमें से सहमत हैं कि भारत के लिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली ज्यादा उपयोगी है? क्या आप इसमें से सहमत हैं कि भारत के लिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली ज्यादा उपयोगी है? यानी प्रश्न ये है कि पॉइंट आउट द वेरियस मैकेनिज्म्स हाउ पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव एंड डू यू एग्री दैट presidential form of government is more suitable for India than the parliamentary form of government? अब बताइए, अब प्रश्न आप जरा देखिए, और देखिए ये प्रश्न मैं क्यों बता रहा हूं, चाहे समान चुनाव की बात हो गई या प्रेसिडेंशियल वर्सेस पार्लियामेंट्री की बात हो गई, बीजेपी शासन के समारोह चर्चा के मेजर इश्यूज होते हैं। ये पहले भी जब बीजेपी सरकार आई थी इस पर खूब बहस छिड़ी थी, अभी बहस है, इस वजह से एग्जामिनर का ध्यान इन चीजों पे जाता है। तो अब सवाल है कि अब बताइए इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे। तो पहला, अब देखिए हमने फिर, यानी आपको याद रखिए अभी हम ऐसे प्रश्न बता रहे हैं जिसमें सिंथेसिस की बात आ रही है, एक आप विभिन्न टॉपिक को हम एक साथ मिला रहे हैं। हम ऐसे प्रश्न की बात भी आएंगे जहां पे एक टॉपिक का संबंध केवल एक से ही होगा, दूसरे से नहीं होगा। अभी तक तो हमने हर चीज को मिलाने का प्रयास किया है। तो अगर मेरा सवाल यह है कि संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे लगाती है, पहला क्या होगा, इंट्रोडक्शन।
और एक बात आपने सीख लिया होगा कि अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक बार हमने इंट्रोडक्शन लिखना सीख लिया तो कोई भी हो तो मूल घूम फिर के मामला वहीं पे आएगा। अब हमें दूसरा पार्ट आप बताइए इंट्रोडक्शन के अलावा, हाउ पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे रखती है। अब मैं आपकी जानकारी की परीक्षा ले रहा हूं, बताइए कैसे। कैसे नियंत्रण करती है। अब देखिए जो बात ध्यान में रखने की है, अब नियंत्रण कैसे करती है हम इसको बांट लेंगे। पहला फाइनेंशियल, वित्तीय, पहला है वित्तीय। वित्तीय का मतलब कट मोशन, डिमांड फॉर ग्रांट। याद रखिए एक ही दो बात लिखेंगे। अब जैसे आपने गलती क्या की, अब हम सुन रहे हैं इस बात को कि प्रश्नकाल, अविश्वास प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, सब एक ही बात लिख देंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप लिख दीजिए, बाकी दूसरे एलिमेंट को आप लाइए। एक का एलिमेंट हमेशा प्रोपोर्शन याद रखिए। सब्जी में मसाला ही झोंक देंगे या नमक भी डालेंगे? नमक ही झोंक देंगे या मसाला भी डालेंगे? ऑलवेज मेक अ बैलेंस, बैलेंस इज ऑल अबाउट द लाइफ। अक्षय कुमार के एडवर्टीजमेंट एक देखता हूं, उसने फुटबॉल लेके आपने देखा होगा। बैलेंस इज, तो बैलेंस पढ़ने में, बैलेंस हमेशा लिखने में, हर चीज में बैलेंस होना चाहिए, जरूरत से ज्यादा नहीं न कम। इसलिए एक एक इन्फॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि एक ही पॉइंट को उत्तर में गलतियां कहाँ होती है, एक ही पॉइंट की जरूरत से ज्यादा लिखना शुरू कर दिया, दूसरे डायमेंशन के साथ कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, उसका नुकसान है फिर। दूसरा दूसरा क्या हो जाए, फाइनेंशियल, एक लाइन इसमें लिख दिया वित्तीय नियंत्रण। दूसरा कैसे लिख दिया, विभिन्न प्रकार के मोशन और रेजोल्यूशन, एक लाइन से ज्यादा नहीं है। मोशन रेजोल्यूशन एक लाइन में लिख दिया, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, इतना पर्याप्त है। प्रश्नकाल लिख दिया तो स्थगन निंदा प्रस्ताव को छोड़िए। इंफॉर्मेशन हमेशा कितना यूज करना है, ये में से बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि हमारे पास शब्द सीमा का हमेशा चैलेंज होता है, सब कुछ आप नहीं लिख सकते। तीसरा फिर, और तीसरा कंट्रोल क्या हो जाएगा, तीसरा कंट्रोल कैसे। देखिए पार्लियामेंट्री कमेटी तो एक तरीके से का पार्लियामेंट का ही भाग है, लेकिन तीसरा कंट्रोल आप ऐसे कर सकते हैं, विधायी, लेजिस्लेटिव। भाई विधि के निर्माण में भी तो संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, विधि के निर्माण के द्वारा भी कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, क्योंकि लेजिस्लेटिव का मतलब है चाहे वो आपातकाल की घोषणा हो, चाहे वो राष्ट्रपति को हटाने की बात हो, तो कहीं ना कहीं चाहे वो सीएजी को भी हटाने की बात हो, चाहे चीफ जस्टिस को हटाने की बात हो, यहाँ भी पार्लियामेंट का निश्चित तौर पर कंट्रोल कार्यपालिका पे होता है। पार्लियामेंट कंट्रोल कार्यपालिका पे होता है। तो अभी आप देखेंगे हमने अलग अलग चीजों को पढ़ा, फिर चीजें कंप्रेस कर दिया, तो ये दोनों प्रश्न इसी तरफ बता रहे हैं। इसलिए और आप देख बात से बाकी तो आप देख सकते हैं कि हमारे पार्लियामेंट, अगर आप पास इन्फॉर्मेशन हो तो ये भी आप देख सकते हैं, पार्लियामेंट विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट को जांच करती है, चाहे सीएजी हो, चाहे सबकी रिपोर्ट किसके सामने आती है, पार्लियामेंट के सामने, इसकी भी जांच करती है। अब कंक्लूजन निष्कर्ष आप लिख लीजिए, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिख लीजिए। तो अभी आपने देखा होगा कि हमने चीजों को अलग अलग बता दिया था, फिर हमने जोड़ के बता दिया। ऐसे प्रश्न की बात भी करेंगे जो एक ही टाइप के हैं, लिख लीजिए। अच्छा ऐसा तो नहीं कि आपको लगता है कि हम पीटी वाले सवाल ज्यादा बताएं, क्योंकि आपको लगता है हमें पीटी अभी नजदीक आ रहा है और मेंस के सवाल हम तो लिख ही नहीं पा रहे, तो हम दोनों को बैलेंस कर देंगे, क्योंकि दोनों चीजें हमें साथ साथ लेके चलनी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पीटी से साल कोई मतलब नहीं है, तो लिख लीजिए इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम यहाँ चेंज करेंगे। और आपने दूसरी बात देखी होगी, प्रश्न का दूसरा पार्ट तो हमने बताया नहीं आपको, भारत में संसदीय शासन होना चाहिए अध्यक्षीय। तो दूसरी बात फिर आप बता देंगे कि देखिए संसदीय शासन में रिफॉर्म करना ज्यादा बेहतर विकल्प है अध्यक्षीय अपनाने के बजाय, क्योंकि अध्यक्षीय अपनाने कई प्रॉब्लम है, क्योंकि अध्यक्षीय में सेपरेशन ऑफ पावर होता है, क्योंकि अध्यक्षीय शासन में विधायिका कार्यपालिका के बीच संघर्ष की संभावना ज्यादा होती है। अध्यक्षीय शासन में उत्तरदायित्व कम होगा,
और अध्यक्षीय शासन में व्यक्ति का शासन होगा, समूह का शासन नहीं होगा। इसलिए अध्यक्षीय शासन में प्रॉब्लम है। इसलिए निष्कर्ष हमेशा क्या लाएंगे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इम्प्रूव किया जाए बजाय कि नए शासन प्रणाली को लाने के। तो आपको याद होगा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट खामी हमने बताई थी कि नहीं, 2-3 पॉइंट में आप लिख दीजिए इसको। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट खामियां क्या है, पहला व्यक्ति का शासन होता है, रूल ऑफ अ पर्सन होता है, ग्रुप का नहीं है। दूसरा, इट इज लेस अकाउंटेबल, वो लेस रिस्पॉन्सिबल होती है। तीसरा, सेपरेशन ऑफ पावर के कारण विधायिका और कार्यपालिका में संघर्ष की संभावना बढ़ती है। देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव ड्यू टू सेपरेशन ऑफ पावर। और दूसरा, आपने ये भी देखा होगा, प्रश्न का नेचर देखिए, हर प्रश्न अप्लाइड है। पहला, हर प्रश्न में आपसे सजेशन मांगे जा रहे हैं। दूसरा, ऐसा हम प्रश्न नहीं बता रहे, ऐसा प्रश्न नहीं यूज कर रहे, इस संसद विधि का निर्माण कैसे करती है बताओ, ये सवाल पूछा जाएगा आपसे। हर प्रश्न अप्लाइड होगा, हर प्रश्न में आपसे एप्लीकेशन डिमांड की जाएगी। अब ये नहीं होगा संसद बजट कैसे पारित करती है बताओ भाई और बहनों, और धनाधन लिख मारा संसद बजट कैसे पारित करती है, नहीं। ये प्रश्न क्या है, तथ्यात्मक है, अनुप्रयोगात्मक है, अप्लाइड है। तो निष्कर्ष, अब भूमिका निष्कर्ष आप लिख लीजिए। संविधान निर्माताओं के द्वारा उत्तरदायित्व को प्राथमिकता देते हुए संसदीय शासन प्रणाली का प्रयोग किया गया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज एक्सेप्टेड इन इंडिया ड्यू टू द एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीडे। उत्तरदायित्व को महत्व दिया गया और उच्चतम न्यायालय ने भी नरसिंह राव वाद में संसदीय शासन को संविधान का आधारभूत ढांचा बताया है। Supreme Court also said that in Narsingh Rao case that a parliamentary form of government is basic structure of our constitution. Parliamentary form of government is basic structure of our constitution. आप याद रखिए, और मैं भी आपको यही बता दूं कैसे इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है। आपने देखा हो इंट्रोडक्शन में हम कॉन्सेप्चुअल लिखते हैं, पहला कोई न कोई इन्फॉर्मेशन लाने का प्रयास कर रहे हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन या किसी स्कॉलर के नाम, जो हम यूज कर रहे हैं उसका तरीका बता दें। इसलिए ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको क्लू मिलेगा, अच्छा हम क्यों इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी बात, लिखने का खराब तरीका क्या है, आपने लिखा अनुच्छेद 79 में संविधान में राज्यसभा की बात की गई है, ये लिखो। ये लिखने का सबसे बेकार का तरीका, अनुच्छेद छेद हो जाएगा दोस्तों। आर्टिकल से पॉलिटिक का बड़ा बना के रख दिया। तो दूसरी, ये एकदम इंफॉर्मेटिव इंट्रोडक्शन हो जाएगा, इट इज वेरी हार्मफुल, दैट इज नेवर एक्सेप्टेड। और दूसरी, कई बार क्या करते हैं, भूमिका क्या नहीं लिखना, अमूर्त लिख देते हैं। अमूर्त का मतलब, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। अब हमने ऐसी कुछ बात लिखी जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने व्यक्त करती है। जैसे हम लिख रहे हैं कि संसदीय लोकतंत्र में ऐसी खूबियां हैं जो किसी अन्य शासन प्रणाली में नहीं है। आप याद रखिए, कई लोगों से आप मिलके, जब कई लोगों से आप पूछते हैं कि
वो सीधे जवाब नहीं थे, वो जलेबी की तरह घूम घूम, आप समझ नहीं पाते और बोल क्या रहा है ये, बोल तो कुछ रहा है, हमारे तक पहुंच नहीं पा रही। इसे सवाल ये, एक संसदीय शासन प्रणाली में ऐसी खूबियां हैं जो किसी अन्य शासन प्रणाली में नहीं है, कोई उत्तर मिला हमें, इन्फॉर्मेशन मिला, नहीं मिला। ये लिखने का दूसरा खराब तरीका है, अमूर्त बिल्कुल मत लिखिए, लिखिए वही जैसे कम्युनिकेशन हो, और कॉन्सेप्चुअल होना और कॉन्सेप्चुअल होना और अमूर्त लिखना, दोनों बातों में फर्क है। इसलिए इस बात को करेक्ट करिए। कई बार मानविकी विषय में अब्स्ट्रैक्टनेस होने के चांसेस बहुत होते हैं, साइंस में तो हो ही नहीं सकता ये, मानविकी विषय में खूब होता है। निष्कर्ष, अब देखिए निष्कर्ष हम कैसे यूज करेंगे, लिख लीजिए। संसदीय शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली में आज भी भारत के लिए ज्यादा उपयोगी है, आज भी भारत के लिए ज्यादा उपयोगी है, और वेंकट चलैया आयोग वेंकट चलैया आयोग के द्वारा प्रस्तावित सुधारों को अपनाकर वेंकट चलैया आयोग के द्वारा प्रस्तावित सुधारों को अपनाकर संसदीय शासन को ज्यादा स्थायी बनाया जा सकता है। संसदीय शासन को ज्यादा स्थायी बनाया जा सकता है। वी कैन मेक parliamentary form of government as a most stable form of government while incorporating suggestions from वेंकट चलैया कमीशन। तो वेंकट चलैया आयोग के आदर्शों को बनाकर संसदीय शासनों को हम ज्यादा स्थायी बना सकते हैं, ज्यादा स्थायी बना सकते हैं, ये निष्कर्ष है। अब देखिए फिर हमने वेंकट चलैया कमीशन की बात कर दी। अब जैसे कि पीटी एग्जाम के लिए भी वेंकट चलैया कमीशन ने क्या क्या कहा, इन सब अप्लाइड बातों हमारा बहुत ध्यान होना चाहिए। और कई कमीशन तो हम संघ राज्य संबंधों में आपको बता देंगे। अभी तक हमने प्रश्न सारे सिंथेटिक बताए जो पूरे चैप्टर से हैं। अब जरा एक एक टॉपिक से पूछे जाने वाले प्रश्न आपको बता दें, ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, लिखिए जरा। अब जो सवाल एक एक टॉपिक से होगा, और दोनों तरीके की जानकारी हमारी होनी चाहिए। एक टॉपिक से भी सवाल पूछा जा सकता है और पूरे टॉपिक से सवाल पूछा जा सकता है। तो लिखिए प्रश्न अगला, उसके बाद दो चार ऑब्जेक्टिव के भी सवाल आपको बता देंगे। अच्छा, किसी ने पूछा है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव के समय कोई विधानसभा भंग हो जाए तो क्या भंग विधानसभा के सदस्य को मतदान देने का अधिकार होगा? होगा नहीं होगा? याद रखिए, विधानसभा भंग हो जाने का मतलब विधानसभा का सदस्य पॉलिटिकली मर गया। आप क्या समझते हैं, मरे हुए आदमी को जिंदा करना चाहते हैं? मेडिकली इट इज इम्पॉसिबल। तो कॉमन सेंस की बात है नहीं। दूसरा, आपका प्रश्न ये भी हो सकता था कि क्या अगर कोई विधानसभा, राष्ट्रपति का चुनाव होना है और दो तीन विधानसभाएं भंग हो उस समय किसी कारण से, तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव पोस्टपोन होगा या होगा? होगा। ये बाकायदा इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि आप एक दो विधानसभाओं के भंग होने के आधार पर राष्ट्रपति को चुनाव नहीं रोक सकते, क्योंकि 5 साल के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए। और संयोग की बात है, जम्मू कश्मीर विधानसभा हो सकता है भंग हो उस समय, तो राष्ट्रपति का चुनाव उस समय रोका नहीं जा सकता। बात को ऐसे कहें कि निर्वाचक मंडल में किसी रिक्त के आधार पे, भाई विधानसभा भंग हो गई इसका मतलब निर्वाचक मंडल में रिक्ति है, निर्वाचक मंडल के रिक्त के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव निलंबित नहीं होगा। अगला प्रश्न लिखिए। अगला प्रश्न लिखिए।
अब देखिए अगला प्रश्न मैं सबसे सिंपलेस्ट बता रहा हूं, लेकिन है सबसे टफेस्ट। प्रश्न जितना छोटा उतना खोटा, जितना सरल उतना बवाल। कैसे लिखिए प्रश्न। और गलतियां कब होती हैं? जब प्रश्न बहुत सरल आया, लोग खुश हो जाते हैं, वहीं पे होशियारी दिखाने की आवश्यकता होती है। वो एक बात याद रखिएगा, पीटी का बहुत सरल सवाल उछलिए मत, सरल आपके लिए नहीं सबके लिए है। और बहुत टफ हो जाए, नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। अगर आपने इतना पढ़ा हुआ तो आप पे यकीन होना चाहिए, मुझसे हल नहीं हो रहा, किसी से हल नहीं होगा, खुश हो जाइए, आराम से बैठिए। मैं सच बता रहा हूँ, ये बेसिक फंडामेंटल कुछ लोग इतने ब्लेंडर करके आते हैं। और प्रश्न मिला टफ, और दूसरा प्रश्न कॉपी जैसे एग्जाम हॉल में जाइए, पहला पेज मिला, टफ कॉपी आपको मिला, तो उसको मत भरिए, पहले ढूंढिए सबसे सरल सवाल, पहला से मत करिए, जहां सबसे सरल सवाल मिले वहां स्टिक करना शुरू करिए। उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, समय बचेगा। और कॉन्फिडेंस दोस्तों, ये दुनिया तो विश्वास का ही खेल है। अगर आपका अपने ऊपर विश्वास है, मेरे ऊपर विश्वास है, उससे बढ़कर ईश्वर के ऊपर विश्वास है, दुनिया जीत लेंगे। और जिसका अपने ऊपर विश्वास नहीं, मेरे ऊपर विश्वास नहीं, सारा बोझ अपने लेकर घूम रहा है, दब गया फिर। इसे विश्वास विश्वास ही दुनिया है दोस्तों, आशा विश्वास यही दुनिया को संचालित करते हैं। तो हमेशा क्वेश्चन पेपर में क्या करिए, गलती क्या होती है, पहला पेज देखा, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन वहीं पे, 10 मिनट लगा दिया सोचने में। और 10 मिनट लगाएंगे तो उसके बाद तो नर्वस सिस्टम इतना तेज आगे बढ़ेगा, छोटे छोटे सवाल आपको दो दो दिखने लगेंगे। एग्जाम हॉल में कोई बैठे कि नहीं बैठे हैं, प्रेशर फील किया है? बहुत प्रेशर सिचुएशन होती है। इतने कंफर्टेबल तरीके से आप एग्जाम हॉल में बैठ जाइए जिस दिन, आधी समस्या तो वैसे हल हो जाएगी। कंफर्टेबल आप होते नहीं है। इन छोटे छोटे मनोविज्ञान को हमेशा ध्यान में रखिएगा। पहले पेपर लीजिए, हमेशा सबसे सिंपलेस्ट सवाल, टिक टिक टिक, और उसको कॉपी में भर लीजिए। 100 सवाल तक पूरा घूम जाइए। उसके बाद दूसरा राउंड लीजिए कि जहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना हो। तीसरा राउंड जहाँ टफेस्ट हो, तो उसमें क्या होगा, दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, उत्साह बढ़ जाएगा। और पहले 15 मिनट गंवा दिया, एक सवाल नहीं हिला, उसके बाद तो हिलेगा नहीं, और दिमाग तो एकदम से खल्लास हो गया। अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। देखने में बड़ी छोटी बातें लगती है, ये गलतियां बहुत लोग करते हैं। प्रश्न लिखिए, सबसे सिंपल सवाल। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति की भूमिका, लोक लेखा समिति की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ये सबसे सिंपल सवाल है। इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगा कि आप बताइए क्या लिखेंगे इसमें। क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये जीएस मेंस का पूछा गया सवाल है, और पोल साइंस में पूछा जा सकता है, क्योंकि और ये एक डायमेंशन से सवाल है, हमने पूरे डायमेंशन की बात नहीं की। अब बताइए इसका अगर उत्तर लिखना तब कैसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्या लोक लेखा समिति हम नहीं बताया? अच्छा अच्छा, लोक लेखा समिति हमने बताया सर, सीएजी में आपको बताने को बोला था ना। हाँ अच्छा, हमने लोक लेखा समिति छोड़ रखा है सीएजी के लिए। अच्छा इसीलिए आप नहीं बता पा रहे हैं। अच्छा छोड़ दिए फिर सवाल को। लेकिन थोड़ा अच्छा, अब लोक लेखा समिति तो वैसे भी कॉमन सेंस यूज करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। कैसे बताइए, क्या करेंगे? अब बहुत सारे ऐसे लोग मुझे दिख रहे हैं जिनको जीएस मैंने सब बताया हुआ है, वो जवाब दें।
सबसे अच्छा कॉमन सेंस का जवाब दिया है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब देखिए, हम स्ट्रक्चर आपको बता दें, बताएंगे बाद में आपको। प्रश्न कैसे बड़ा सामान्य सा लग रहा है, कैसे ऐसे प्रश्नों में हमेशा कॉम्प्लिकेशन होता है और क्यों ऐसे प्रश्नों में खराब नंबर मिल जाता है, क्योंकि हम आपको बता दें प्रश्न सरल होता है, उत्तर सरल नहीं होता। तो अब आपको इंट्रोडक्शन आपको बता दें, इंट्रोडक्शन आपको लिखवा देंगे, पहले इंट्रोडक्शन। और जो पहले दूसरी बात है, पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में, पीएससी, इट्स नॉट प्रोविंशियल। पीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? एक और पीएससी होती है, प्रोविंशियल आर्म कांस्टेबलरी। ये पीएससी वो वाली पीएससी नहीं है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है। तो 2 लाइन उसके बारे में बता देंगे, केवल 2 लाइन, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आप क्या कहेंगे, उसको जोड़ेंगे सीएजी से। उसके बाद इसको कहाँ जोड़ेंगे? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। उसके बाद इसको कहाँ जोड़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट से। तब निष्कर्ष होगा। प्रश्न है किस पे? पीएससी पे। हमने कहाँ कहाँ जोड़ा? सीएजी से जोड़ा। कहाँ जोड़ा? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जोड़ा, और जोड़ा उच्चतम न्यायालय से। अब देखिए, ऐसा प्रश्न लिख दीजिए, मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेगा। और खराब प्रश्न कहाँ होता है? पीएससी आया, लिख क्या रहे? पीएससी में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं, 7 यहाँ से होते हैं, और वही पूरा घूम गए। उसके बाद दोस्तों, न तो एसी बचेगा और न पीए बचेगा, दोनों जाएंगे। अब देखें प्रश्न कितना सरल है, डायमेंशन कितने ज्यादा है, इसलिए 1 लाइनर क्वेश्चन इज ऑलवेज मोस्ट डिफिकल्ट सवाल होते हैं। प्रश्न 3 लाइन का है, 4 लाइन का, तो खुश हो जाइए, आपका आसान काम है, क्योंकि सारा डायमेंशन प्रश्न में है। प्रश्न 1 लाइन का है, डायमेंशन तो हमने दिया ही नहीं आपको। अब इंट्रोडक्शन निष्कर्ष आप लिख लीजिए, बताएंगे बाद में, लिख तो लीजिए। सीएजी जोड़ लीजिए, संसदीय शासन, उच्चतम न्यायालय, और पीएससी के बारे में 2 लाइन। भूमिका और निष्कर्ष लिख लीजिए। उसके बाद भूमिका। अब चूंकि याद रखिए, यहां भूमिका थोड़ा हम चेंज करेंगे, क्योंकि पीएससी का संबंध पार्लियामेंट्री कमेटी से है, तो हम भूमिका थोड़ा पार्लियामेंट्री कमेटी को आधार बना के देंगे। तो कैसे देंगे, लिख लीजिए। संसदीय समितियां, संसदीय समितियां संसद के आंख और कान हैं। पार्लियामेंट्री कमेटीज आर आईज एंड ईयर्स ऑफ द पार्लियामेंट। संसदीय समितियां संसद के आंख और कान है, ब्रैकेट में सुभाष कश्यप। संसद की आंख और कान है, और इन समितियों के माध्यम से ही संसद का कार्यपालिका पर, इन समितियों के माध्यम से ही संसद का कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण प्रभावी होता है। फाइनेंशियल कंट्रोल बिकेम इफेक्टिव ड्यू टू दीज पार्लियामेंट्री कमेटीज। इन संसदीय समितियों के कारण ही संसद का कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण प्रभावी होता है। अब देखिए भूमिका, हमने हमेशा भूमिका छोटी लिखते हैं, कॉन्क्रीट लिखते हैं, कॉन्सेप्चुअल लिखते हैं। बाकी मैंने सारी बात बता दी, निष्कर्ष आप लिख लीजिए। बाकी तो मैंने पॉइंट आपको बता ही दिया, पॉइंट आपने लिख लिया। निष्कर्ष, डॉक्टर अंबेडकर ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जनता के धन का संरक्षक कहा है।
For Dr. Ambedkar, CAG is a watchdog of public purse. Watchdog of public purse, जनता के धन का संरक्षक कहा है। और लोक लेखा समिति और CAG के बीच लोक लेखा समिति और CAG के बीच पूरक संबंध है। द रिलेशन बिटवीन PSC एंड CAG इज कॉम्प्लीमेंट्री विथ ईच अदर। लोक लेखा समिति और CAG के बीच के संबंध एक दूसरे के पूरक हैं। जो भारत में वित्तीय उत्तरदायित्व बनाए रखते हैं और भ्रष्टाचार भी उजागर करते हैं। which maintains the financial accountability and unearth corruption। जो वित्तीय उत्तरदायित्व बनाए रखते हैं तथा भ्रष्टाचार भी उजागर करते हैं। अब थोड़ा आपको ऑब्जेक्टिव कुछ सवाल बता दें। 2-3 मेंस का सवाल हो गया, अब थोड़ा ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए। अब जरा ऑब्जेक्टिव सवाल लिखिए। संसदीय शासन की मूलभूत विशेषताओं की पहचान कीजिए। पॉइंट आउट द फंडामेंटल फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। संसदीय शासन की मूलभूत विशेषताओं की पहचान कीजिए। पॉइंट नंबर 1, शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। पॉइंट नंबर 1, शक्ति पृथक्करण। पॉइंट नंबर B, शक्ति समुच्चय, फ्यूजन ऑफ पावर। शक्ति समुच्चय, फ्यूजन ऑफ पावर। पॉइंट नंबर C, शक्ति विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर। पॉइंट नंबर C, शक्ति विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर। पॉइंट नंबर D, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्ति का वितरण। पॉइंट नंबर D, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या शक्ति का वितरण। क्या सही है? क्या B सही है? क्या होगा? A और एक बात आपको याद दिला दें, देखिए ये सच बात है कि यही मेंस और पीटी का फर्क है। पीटी और मेंस का फर्क क्या है? हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बार बार इस बात को रिपीट किया कि सेपरेशन ऑफ पावर इज अ इनहेरेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि शक्ति का पृथक्करण भारतीय संविधान में अंतर्निहित है। ये हमने शब्द बार बार प्रयोग किया, लेकिन आप याद रखिए शक्ति पृथक्करण मूलभूत विशेषता प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की मूल विशेषता फ्यूजन ऑफ पावर है। देखिए यहां मेंस और पीटी में डिफरेंस आ जाता है। ये देख हमने मेंस में बार बार ये बात कहा, क्योंकि आप याद रखिए सेपरेशन ऑफ पावर का क्लासिकल मॉडल तो यूएस है, और फ्यूजन ऑफ पावर का मतलब है संसदीय शासन में कार्यपालिका विधायिका से मिलके बनी होती है। अध्यक्षीय शासन में ऐसा नहीं होता। तो आप याद रखिए जो चीज मेंस के लिखते समय सच हो सकती है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सच ना हो। दूसरा एग्जाम्पल आपको बता दें,
मेंस में आपने ये पढ़ा हुआ है कि अगर भारत में ऑप्शन आ जाए, प्रश्न लिखिए, तो उत्तर क्या होगा? फ्यूजन ऑफ पावर। और फ्यूजन ऑफ पावर का मतलब आपने समझ लिया, डिवीजन ऑफ पावर बिल्कुल नहीं होगा। डिवीजन ऑफ पावर तो संघीय शासन की विशेषता है, आगे हम उसको देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अपने आप में अस्पष्ट है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर तो कहीं भी वितरण हो सकता है, तो संसदीय शासन में ही होता है, सब कंफर्म नहीं है। तो अभी देखिए ये फर्क आ जाता है पीटी मेंस का। पीटी मेंस का अगला फर्क है, अगला लिखिए प्रश्न। तो इन दोनों बहुत बचा के आप ये अध्ययन करिए कि पीटी का अप्रोच अलग होता है, मेंस का अप्रोच अलग होता है। अगला लिखिए, मंत्रालयों मंत्रालयों के बीच, अब मुझे ये नहीं याद है कि मैंने इसे बता तो नहीं दिया है आपको, क्योंकि बता दिया होता तो आप फट से टिक कर देंगे। मंत्रालयों का विभाजन किया जाता है मंत्रालयों का विभाजन किया जाता है। ए, एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज इज डन। ए, प्रधानमंत्री के द्वारा। बी, राष्ट्रपति के द्वारा। बी, राष्ट्रपति के द्वारा। सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। डी, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। पर लिख लीजिए, हड़बड़ाइए मत, उछलिए मत। मंत्रिपरिषद की सलाह पे राष्ट्रपति के द्वारा। प्रेसिडेंट विथ एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या होगा? क्या क्या होगा? सी। सी में क्या है? क्या होगा? सी क्या है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। क्या? राष्ट्रपति के द्वारा। उत्तर केवल राष्ट्रपति के द्वारा है। संविधान में लिखा है राष्ट्र, मुझे यकीन नहीं था ये सवाल आप गलत कर देंगे, और जैसे आप उछलना शुरू हुए मैंने ऑप्शन बदल दिया। आपके अति उत्साह ने मेरे ऑप्शन को बदलने को मजबूर कर दिया और आप फंस गए। कैसा लगा? प्रश्न पूरा नहीं हुआ, उछलना शुरू। ए इसे याद रखिए, संविधान में बाकायदा लिखा गया है एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज इज डन बाय द प्रेसिडेंट। संविधान में राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग है, और मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रालय का बंटवारा करता है। ये कहाँ है? मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ये लिखा गया है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम इतनी बारीक बातों का मतलब होता है। मंत्रियों की सलाह पे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है, और प्रधानमंत्री मंत्रालयों का बंटवारा हो करता है। ये व्यवहारिक बात है, सैद्धांतिक व्यवहारिक है। तो पीटी में क्या टिक करना है? जो संविधान में लिखा है, जो व्यवहारिक होता है, संविधान में लिखा है। अगर चारों ऑप्शन व्यवहारिक हैं फिर उसमें एक टिक करिए। तो पहला प्रश्न था, इसलिए हमेशा ये कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा। एलोकेशन ऑफ बिजनेस, एलोकेशन ऑफ बिजनेस राष्ट्रपति के द्वारा होता है, जो बाकायदा हमारे यहाँ संविधान में लिखा गया है। अगला प्रश्न आप लिखिए। अगला प्रश्न लिखिए, अध्यादेश की अवधि होती है। अध्यादेश की अवधि होती है। ए, कोई निर्धारित अवधि नहीं है। ऑप्शन ए, द ड्यूरेशन ऑफ ऑर्डिनेंस। ए, देयर इज नो
एक्सप्लिसिट ड्यूरेशन कोई अवधि नहीं होती। बी 6 महीने 6 सप्ताह होती है। छः महीने 6 सप्ताह, इट इज फॉर 6 मंथ एंड 6 वीक्स। सी 6 सप्ताह होती है, 6 सप्ताह होती है। और डी 7.5 महीने होती है। डी 7.5 महीने। क्या होगा? क्या होगा? सी में क्या है? 6 सप्ताह। 6 सप्ताह इज करेक्ट। क्यों? हमने व्यवहारिक थोड़े पूछा है, हमने ये तो नहीं कहा। हमने कहा अध्यादेश की अवधि कितनी होती है, संविधान में जो लिखा गया है। व्यवहारिक में होता उत्तर कितना होता है? 6 महीने 6 सप्ताह। सैद्धांतिक रूप में कल से संघीय शासन बताएंगे, पढ़ के आ पाइएगा।